नमस्कार। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। और इससे पहले हम तेज़ी से हेडलाइंस की तरफ पढ़े, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव के दिन है तो सुर्खियों से भरे हुए हफ्ते जा रहे हैं। मैं अपने सभी खास साथियों का परिचय करा देता हूं, जितने भी पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में हैं हमारे प्रधान संपादक, एडिटर इन चीफ रमन कृपाल। हेलो। और मेरे साथी जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, विकास चांगड़ा। विकास हिंदी की डेस्क संभालते हैं। हेलो विकास। जी नमस्कार। और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जानते हैं अच्छे से, स्मिता अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मामलों पे तो रिपोर्ट करती रहती हैं। वो इस चुनाव में भी लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग करती रहीं। हेलो स्मिता। हाय एवरीवन। जो दूसरे साथी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं अविकल सोमवंशी। अविकल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए लिखते हैं, वहाँ पे लीड कंसल्टेंट हैं। स्वागत है चर्चा में आपका अविकल। थैंक यू। तो हम अपनी सुर्खियों की तरफ बढ़ें उससे पहले एक दो खास सूचनाएं। पहली सूचना 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे चुनावों के, उनसे जुड़ी है कि जैसा विधानसभा चुनाव में हुआ था, हम लोग न्यूज़ मिनट, स्क्रोल, कैरावैन और वायर और न्यूज़ लॉन्ड्री ये मिलकर लाइव स्ट्रीम करेंगे। और जो लगातार चुनाव के नतीजे गिनती आती रहेंगी, उस पर जो ट्रेंड है और राजनीतिक समीकरण क्या बन रहे हैं, उनके क्या मतलब हैं, इस पर सब लोग बैठकर बात करेंगे। आप लोग सभी जगह के संपादकों और रिपोर्टर जिन्होंने ग्राउंड से रिपोर्ट किया उन्हें देख सकते हैं, तो उन्हें आप देखें। 4 तारीख को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम न्यूज़ लॉन्ड्री के चैनल पर आपको मिलेगा। और दूसरा है कि न्यूज़ लॉन्ड्री को अभी वर्ल्ड वाइड डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में वैन इन्फ्रा का एक बहुत सम्मानित पुरस्कार है, वो मिला। वो हमारी एक सब्सक्राइबर हैं अजंता घोष, वो वहाँ पर गई थी कोपेनहेगन में, डेनमार्क में। उन्होंने हमारे बिहाफ पर लिया, तो आप वो भी देख सकते हैं। और दूसरा कि ये आप ही सबकी वजह से हुआ, तो हमारी टीम में जितने भी लोग हैं उन सबको शुक्रिया, लेकिन ये आप लोगों के ही समर्थन से हो पाया। और 600 से ज़्यादा आप जैसे ही सब्सक्राइबर्स ने, लोगों ने समर्थन किया, तभी ये प्रोजेक्ट ऐप का हमारा पूरा हो पाया। तो न्यूज़ लॉन्ड्री का समर्थन करते रहें, स्वतंत्र पत्रकारिता को बल दें, पे टू कीप न्यूज़ फ्री। तो इन सूचनाओं के बाद मैं फटाफट आपको इस हफ्ते की सुर्खियां बता देता हूं और फिर हम चर्चा के मुख्य विषयों की तरफ बढ़ेंगे। इस हफ्ते की पहली सुर्खी हमारी चर्चा का विषय भी है, जिसे बाद में हम समय रहा तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। गुजरात के राजकोट में शनिवार 25 मई को टीआरपी गेम जोन नाम का एक गेमिंग जोन था, वहाँ पर भयंकर आग लग गई। और इस घटना में अभी तक 28 लोगों के मारे जाने की खबर है और 7 बच्चे भी इन 28 लोगों में शामिल हैं। इस हादसे के बाद इस जगह की अनेक जुगाड़बाजियाँ पता चलीं और सुरक्षा व्यवस्था में कमियां थीं और लाइसेंस नहीं था उनके पास, वो टीन शेड लेकर बस चला रहे थे। तो इसको लेकर सोमवार को गुजरात के उच्च न्यायालय ने सुनवाई में प्रशासन को भी खरी खोटी सुनाई और अदालत ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि उसे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर ज़रा भी विश्वास नहीं है, जो कि एक बड़ी बात है। हाई कोर्ट स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा है। दूसरी सुर्खी भी बदकिस्मती से इसी तरह की है। 26 मई की रात को दिल्ली में भी ऐसा हादसा हुआ। दिल्ली के बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल, विवेक विहार, पूर्वी दिल्ली में है ये। वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से आग लगी और अस्पताल में आग से निपटने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। और इस घटना में अभी तक 7 नवजात शिशुओं की जान जाने की खबर है और 5 उसमें बुरी तरह झुलस गए हैं, वो घायल हैं। बाद में पुलिस ने यह भी बताया कि अस्पताल का लाइसेंस भी नहीं था, वो अप्रोप्रिएट भी नहीं था और फिर एक्सपायर भी हो चुका था। और आपातकालीन, जैसे मैंने बताया, विकास द्वार नहीं थे और बिना किसी मानक को पूरा किए धड़ल्ले से निजी अस्पताल चल रहा था। और वो जो इसका मालिक है, हाँ, वो ऐसे 4 हॉस्पिटल्स रन कर 4 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा है। तो वही तो मेरे ख्याल से ये 2-3 हफ्तों से थीम बनी हुई है कि प्रशासन लोगों के मरने से पहले जागता नहीं है। चाहे वो मुंबई होल्डिंग का मामला था, पिछले हफ्ते पूना वाला था। एक ताज़ा सुर्खी आज देर रात ही आई, या कल देर रात आप कह सकते हैं। हम शुक्रवार 31 मई की सुबह 11 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना मामले में अपडेट है। वो देर रात 30 मई की देर रात या 31 मई के अर्ली आवर्स में जर्मनी से वापस भारत लौट आया प्रज्वल, और बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर उसे स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने प्रज्वल को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया, उसकी अर्जी खारिज कर दी। और पुलिस ने यह भी कहा है कि उन्होंने हसन में जो प्रज्वल का घर है उसकी तलाशी ली, जहां उन्हें कुछ बहुत ज़रूरी लगने वाली सामग्री मिली है जो इस केस में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। एक और अपडेट ताज़ा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पैसे कैंपेन फंड्स के मामले में जो उन्होंने ब्राइब किया था अपने एक अफेयर को छुपाने के लिए 2016 के अपने चुनाव अभियान के दौरान, उसमें उन्हें सभी 34 मामलों में इंडाइट कर दिया गया है, उन्हें दोषी माना गया है ज्यूरी ने। तो ये भी एक इतिहास में पहली बार हुआ है, खासतौर से डेमोक्रेसीज के और अमेरिका के तो खास तौर से कि बट इसके बावजूद भी वो लड़ सकते हैं। हाँ, वो चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या वो वोट करेंगे या नहीं, क्योंकि वो स्टेट पे वहाँ डिपेंड करता है कि स्टेट में आपको सज़ा हुई, उस स्टेट में क्या कानून है। और ये न्यूयॉर्क में हुई है तो न्यूयॉर्क का कानून कहता है कि अगर आपको सज़ा हुई तो वो नहीं, लेकिन अगर आपको जेल हो गई, अगर आप जेल चले गए एक भी बार, तो फिर आप सज़ा के दौरान वोट नहीं कर सकते, तो फिर आप सज़ा के अवधि के ख़त्म होने के बाद ही कर पाएंगे। तो लेट्स सी। मंगलवार को अगली सुर्खी, मंगलवार 28 मई को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख जो है गुरमीत राम रहीम सिंह और उनके साथ 4 अन्य लोगों को 2002 में डेरा का एक मैनेजर थे रणजीत सिंह, उनके हत्या के मामले में उस गुनाह से बरी कर दिया। इससे पहले अक्टूबर 2021 में सीबीआई की विशेष अदालत ने पंचकुला की उन्हें इन 5 को इसी मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। और उच्च न्यायालय का कहना था बरी करते हुए कि सीबीआई की जांच में बहुत कमियां थी, सबूत क्रेडिबल तरीके से इकट्ठा नहीं हुए थे और बहुत शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन था, इसलिए इन सारे अभियुक्तों को रिहा किया जाता है। वो बलात्कार के मामले में और जो जर्नलिस्ट थे छत्रपति, उनके मामले में अभी वो सज़ा काट रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं कैसे बेल मिलती रहती है, जेल से छुट्टी, पैरोल पे उन्हें बहुत आराम से मिलता रहता है। बाकी लोग स्पेशली इलेक्शंस के पास हाँ, ये पैटर्न तो है। अगली सुर्खी भी इस हफ्ते काफ़ी सारी अच्छी सुर्खियां नहीं हैं। रविवार 26 मई से लेके मंगलवार 28 मई तक रीमल नाम का चक्रवाती तूफान आया, उसने कहर बरपाया खासतौर से पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, बंगाल में। और इसमें अभी तक 38 लोगों के मारे जाने की खबर पुष्टि हो चुकी है और 10 से ज़्यादा लोग लापता हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में काफ़ियों में राज्य की लगभग सारी सड़क, रेल, बिजली व्यवस्थाएं लगभग ठप हो गई। त्रिपुरा से यह भी खबर आई थी कि बहुत तेज़ हवा होने की वजह से वहाँ करीब 450 से 500 घर उड़ गए, तबाह हो गए और 750 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, उन्हें विस्थापित होना पड़ा उस जगह से। इस तूफान ने बांग्लादेश में भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और मौसम विभाग ने 2 जून तक अरुणाचल, असम, मेघालय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी बीते दिन अभी शनिवार ख़त्म होने तक वहाँ खतरा बना हुआ है, तूफान फिर से लौट सकता है। मौसम से जुड़ी खबर भी, और आज हम इस पर बात भी करेंगे। बुधवार को उत्तर भारत में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान कितना रहा, इस पे बड़ी गड़बड़ रही। पहले आया था वो 52.3, फिर उन्होंने कहा नहीं ये फेक न्यूज़ है, 51.6 रहा। पर इस ऊहापोह के अलावा भी गर्मी बहुत पड़ रही है और फेक न्यूज़ नहीं है, मिसरीडिंग। हाँ, 52 पॉइंट वही रजिस्टर किया था मशीन ने, लेकिन वहाँ पे जो मशीन लगी है वो सीमेंटेड उस पर लगी है, तो हो सकता है कि उसकी हीट रिफ्लेक्ट करके जी, तो इसलिए वो ज़्यादा, तो वो चेक कर रहे थे अपने इंस्ट्रूमेंट्स एंड आल्सो द प्लेसमेंट ऑफ दैट। इसके चक्कर में बहुत से लोग फिर 56 प्रिंट करने लगे, फिर उन्होंने रिप्रिंट किया 50.6। पूरे दिन अगर आप देखें हिस्ट्री में जाके तो बार बार नंबर बदल रहा है कई जगह हेडलाइन तो में। मैंने भी नहीं सुना था, बहुत तगड़ा। तो पर ये माना गया जो वो ओरिजिनल टेम्परेचर था, रिकॉर्ड हुआ था कि ये भारत में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड टेम्परेचर है आज तक के इतिहास में। और आज की अमर उजाला में भी शायद खबर आई है, मैं अभी उसकी पुष्टि नहीं कर पाया, पर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि शायद यूपी में भी 160 से ऊपर लोगों की जान जाने की खबर है, ऐसा अमर उजाला बता रहा है। दिल्ली में पहली बार किसी की इस तरह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो जनता काफ़ी भयंकर रूप से परेशान और बीमार है क्योंकि लाइट भी जा रही है। अगली सुर्खी चुनावी मौसम की है। चुनावी मौसम अपने चरम पर है। कल यानी शनिवार 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो जाएगा
और फिर ये चुनावी प्रक्रिया जो लगभग 2 महीने से चल रही है अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर होगी। 4 जून को मतगणना होगी, तो अगली चर्चा हमें पता होगा कि कौन चुनाव जीता। और एग्जिट पोल तो कल ही आ जाएंगे। हाँ, वो तो वोटिंग खत्म होने के बाद शाम को 7 बजे के बाद आने लगेंगे। लेकिन इस अंतिम चरण में बंगाल, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सीट, जिसमें वाराणसी भी है, इन सीटों पर मतदान होगा। और विपक्ष, हम इस पर अगर समय रहा तो इस पर भी बात करेंगे। तो आखिरी चरण में अब विपक्ष कहने लगा है कि वह भाजपा को सत्ता से हटाने में कामयाब रहेगा। तो देखते हैं 4 को क्या होगा। और आखिरी सुर्खी हमारे पिछले हफ्ते के कुछ विषय से जुड़ी हुई है। यूपी के गोंडा में कैसरगंज से जो भाजपा प्रत्याशी थे ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह, उनका गाड़ियों का काफिला जा रहा था और उससे एक मोटरसाइकिल को टक्कर लगी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और एक 60 वर्षीय महिला घायल हो गई। वो अभी अस्पताल में है और पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर लवकुश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी तक की जांच और खबरों से ये पता चल रहा है कि ये दुर्घटना है, कोई पीकर गाड़ी नहीं चला रहा था या कुछ उस तरह की व्यवस्था नहीं थी जो पहले के केसेस में हमें मिली। आपराधिक लापरवाही मतलब दिखाई नहीं दी। तो ये इस हफ्ते की सुर्खियां थी। सबसे पहले हम गर्मी पर ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ अविकल यही खास बात करने के लिए जुड़े भी हैं। अविकल, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि गर्मी तो देखिए लगातार पिछले कई वर्षों से बढ़ती रही है इस पूरे क्षेत्र में, बल्कि एक तरह से दुनिया में भी। पर अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो मुझे याद आता है पिछले 1-2 सालों में ये खबरें पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों से भी आई थी कि वहाँ अद्वितीय, लाइक नेवर बिफोर सीन टेम्परेचर इस तरह से देखे जा रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी ये हुआ। पर मैंने व्यक्तिगत तौर पर खबरों में भी और महसूस भी किया कि इस बार गर्मी में खास बात ये है कि ये रात को भी टेम्परेचर नीचे नहीं जा रहे, जो पहले हो जाया करता था 10-12 डिग्री का डिफरेंस। तो क्या ऐसा है या मैं गलत समझ रहा हूँ? जो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलती है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके कारण क्या है? क्या आप हमारे श्रोताओं को बता पाएंगे? हाँ जी, आप दिल्ली और बड़े शहरों में रात में उतनी राहत नहीं मिल रही है गर्मी से जितना पहले मिला करती थी। मैंने इस मंडे को ही एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें मैंने 2000 से 2023 तक का डेटा भारत के 6 महानगरों का देखा, और उसमें ये काफी क्लियर नजर आ रहा है कि जब सदी की शुरुआत में 2001 से 2010 के बीच में दिल्ली में जो रात में टेम्परेचर होता था वो दिन के टेम्परेचर से 12-14 डिग्री कम होता था। लेकिन पिछले 2 साल का देखा जाए तो ये सिर्फ 8 या 9 डिग्री जा रहा है। तो 6-7 डिग्री का अंतर हो रहा है, ये काफी ज्यादा है। अभी हीट वेव के समय जब आपका दिन का टेम्परेचर 50 पहुंच रहा है और रात को भी 40 रहेगा तो काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें तो पिछले 10-12 सालों से रात में टेम्परेचर जब हीट वेव आती है तो 36-37 रह जाता है, जो बहुत ज्यादा है। और ये खतरनाक भी है क्योंकि दिन में तो हम मानसिक तौर से तैयार रहते हैं, हम चीजें कर सकते हैं, ठंडे पानी पी सकते हैं और एसी चला सकते हैं। लेकिन जब रात में आपको जो रिकवरी चाहिए होती है इस हीट से, वो मुश्किल हो जाती है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सोने का टेम्परेचर, जो काम करने के टेम्परेचर, तो सब कम चाहिए होता है बॉडी को, और अगर ये ना मिले तो अगले दिन आपकी हालत और खराब होगी। और अगर ये 3-4 दिन तक चलता रहे तो शरीर में एग्जॉशन का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि जो लोग को पहले से कुछ बीमारियां हैं, जिसे कोमोबिडिटी कहते हैं, उनकी जान पे भी खतरा आ सकता है। और ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होती है, जितना आप जिस हिसाब से काम कर सकते हैं, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। 2 साल पहले लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने उसमें ये लिखा था कि ये जब रात की जो गर्मी है वो दिन की गर्मी से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर आप अगले 50 साल में देखा जाए, जितनी मौतें रात की गर्मी की वजह से होंगी वो दिन की गर्मी से आगे निकल जाएंगी, स्पेशली साउथ एशिया और ये जो इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं और पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले एक बात और, ये जो आपने बात बताई कि रात में अगर टेम्परेचर कम नहीं हो रहा तो ये दिन की गर्मी से ज्यादा खतरनाक है, इसका कारण क्या है?
कम क्यों नहीं हो रहा? नहीं, काफी सारी मतलब वो अगर खतरनाक ज्यादा है तो क्यों है? आप दिन के समय आप एक्टिवली चीजें कर सकते हैं अपने आप को ठंडा करने के लिए। आप पानी पी सकते हैं, आप एसी चला सकते हैं, आप पंखा चला सकते हैं। और जो जब आप जब जागे हुए हैं तो बॉडी हायर टेम्परेचर को डील कर सकती है। अच्छा। वो जो मशीनरी है, आप बॉडी को मशीन मान लीजिए, या वो गर्मी में चल ली, अब उसको रुक के थोड़ा ठंडा होना है। अगर ठंडे में भी वो ठंडे होने का मौका ना मिले तो अगले दिन वो मशीन नहीं चल पाएगी ना, क्योंकि धीरे धीरे उसको रिकवरी नहीं मिल रही है। इसीलिए रात की जो गर्मी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंसान सो नहीं पा रहा है, जिन लोगों के पास एसी है वो सो भी जाएंगे, जिनके पास एसी नहीं है, जिनके घरों में तापमान 32-40 डिग्री है रात को, वो शरीर चाह के भी नहीं सो पाता है। जी। और अगर आप सो नहीं पाए, आपकी नींद पूरी नहीं हुई और ये आपका हफ्ते भर चले, तो आप जानते हैं कि आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहती कि कुछ और कर। वो क्यूमुलेटिव साइकिल बन जाता है। हाँ, और जो बॉडी की कैपेबिलिटी होती है कि बाकी बीमारियों से लड़े, वो भी कम होती चली जाती है। तो इससे जो लोग पहले से जिनको बीमारियां हैं वो जी, कोमॉर्बिडिटीज, वो तो आपने बताया ही। कोमॉर्बिडिटी और कमजोर हो जाते हैं। और जो स्वस्थ लोग भी हैं उनके अंदर उतनी ताकत नहीं रहती अगले दिन कि वो जिनके दिन को ठीक से देख पाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। ओवरऑल स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आप जी, बस फंक्शन नहीं कर पाते जी हैं। जी। स्मिता, आप भी फील्ड में थी, अभी आपने बताया आप आज ही लौटी हैं या कल ही, तो अभी तक आप रिपोर्ट कर रही थी और हमारी बात भी हुई थी। पर इस एंगल से आप इतने दिन फील्ड में रही, तो आपके क्या अनुभव रहे? क्या गर्मी सही में, मैं खुद के एक्सपीरियंस के अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ, आपको तो जो महसूस हुआ वो आप बताइए ही, बट आपने देखा भी क्या कि गर्मी से पिछले चुनावों के मुकाबले या पिछले फील्ड में जाने के एक्सपीरियंसेस के मुकाबले कुछ अंतर दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है, महसूस हो रहा है। मतलब गर्मियों में तो ऐसा लगता ही था कि इंसान चांटे मार रहा है आपको। इस वक्त तो लग रहा है कि सीधे सीधे WWE के रेसलर्स आकर जो है आपकी पूरी कुटाई कर रहे हैं। वो सिर पे अंडा डाल दो ना तो बिना गैस कनेक्शन के वो ऑमलेट बन जाने वाली स्थिति है कि पूरा ऑमलेट ले लो। मैं ऑन अ सीरियस नोट, और अविकाल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये वो संगठन है, वो इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम बार बार रेफर भी करते हैं। क्लाइमेट चेंज पर एक फेयर अमाउंट ऑफ रिपोर्टिंग करती हूँ मैं जी। अभी मैं रॉयटर्स की रिपोर्ट देख रही थी जिसमें कहा गया कि पिछले 24 घंटे में अकेले ओडिशा और बिहार में कम से कम 15 लोगों की जाने गई है हीट स्ट्रोक की वजह से। और ये वो राज्य भी हैं। देखिए, जो एक बात जिसका जिक्र नहीं हो रहा है कि इन हीट वेव कंडीशंस में, हीट वेव मतलब क्या, जो आपकी नॉर्मल से 4.5 से 6 डिग्री तक ऊपर अगर टेम्परेचर जा रही है तब उसे हम हीट वेव डिक्लेयर कर रहे हैं। आप हीट वेव, एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशंस में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, आपने सरकारी स्कूलों को तो बंद कर दिया, सरकारी संस्थानों में कह दिया कि भाई हम दोपहर के पीक आवर्स में लोग बाहर नहीं जाएंगे या फिर ऑफिस आवर्स कर्टेल कर देंगे। जो आपके दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, जो रोज बाहर जाकर रोटी कमाने को मजबूर हैं, जिनके पास आप एसी तो छोड़िए, शायद उनके घर में एक पंखा भी बहुत मुश्किल से चलता हो, वो भी 2-3 घंटे चला दे तो बिजली का बिल जो है उनका वो डर सताता हो, ये लोग, और इनके लिए पानी पीने की, पानी की व्यवस्था भी नहीं होती है बाहर। इन लोगों की हालत आप सोचिए कि क्या हो रही होगी। हमारे लिए एज जर्नलिस्ट मैं आपको बताऊं, मैं एक 10 दिन पहले प्रियंका गांधी की रायबरेली में रैली कवर कर रही थी। वो अमेठी में कर रही थी, केएल शर्मा के लिए जो है वो कैंपेन कर रही थी वहां पर। उस रैली में हमें एक 10-15 मिनट का वॉक थ्रू रिकॉर्ड करने के लिए 3 फोन्स का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि हर 5 मिनट बाद हमारा फोन स्विच ऑफ हो जा रहा था। तो हमारे इनफैक्ट एक सहयोगी जाकर किसी दुकान से, छोटी सी दुकान से, एटलीस्ट अपनी दिमाग लगाकर एक बर्फ की सिली लेकर आए थे, और हम सब ने अपने अपने पास गमछियां रखी हुई थी, तो वो गमछे में बर्फ की सिली रखकर हम अपने फोन्स को कूल डाउन कर रहे थे। तो ओवरहीट हो रहा था, जस्ट लाइक अ पीसी सिस्टम। ओवरहीट हो रहा था बिकॉज यू गेट द मैसेज, भले ही वो आईफोन हो या आपकी वो एंड्रॉइड फोन हो, उसमें मैसेज आ जाता है कि योर फोन इज ओवरहीटेड, इट कैन नॉट ऑपरेट। फोन ओवरहीट होने से आपकी इंटरनेट का डेटा स्लो हो जाता है, फोन अपने आप बंद हो जाता है। और उस स्थिति में हमारे लिए लाइव ट्रांसमिशंस करना, न्यूज कवर करना इतनी चुनौतीपूर्ण है। देखिए 2019 के इलेक्शंस, और मैं लगातार अब ये चौथा इलेक्शंस कवर कर रही हूँ, 2019 के इलेक्शंस आपके 19 मई तक खत्म हो गए थे, सरकार बन गई थी, अनाउंस हो गया था। तो जो पीक जून का समर टेम्परेचर है उसमें हम लोगों ने कवरेज नहीं किया था। इस दफा पीक जून वाली टेम्परेचर जो है वो हमने मई में फील की है। दूसरी बात है, आप सोचिए इस टेम्परेचर में रैलियों में लोगों को बसों में भर भर के लाना,
अब इस बात को एग्जैक्टली कोरिलेट तो नहीं किया जा सकता है कि क्या ये जो लोगों की मौत हुई है, क्या ये किसी, अगर राउरकेला में, उड़ीसा में, बिहार में लोगों की मौत हो रही है, क्या इनमें से कुछ लोग थे जो रैलियों में गए थे, धूप में घंटों तक खड़े हुए थे? नेता जिस स्टेज पर जाकर खड़े होते हैं, जिस मंच पर, वहां तो फिर भी आप एक दो पंखे लगा देते हैं। हमने रायबरेली की रैली में देखा, वहाँ प्रॉपर मैंने एसी लगे बीजेपी रहते हैं। इतने, मतलब वो लोगों की रेजिस्टेंस अलग है, लेकिन जी उस हालत में आप उस वक्त कुछ ना हो, बाद में जो हीट स्ट्रोक के इफेक्ट हो रहे हैं, या कोमॉर्बिडिटीज का जिक्र किया अविकाल ने, तो एज अ जर्नलिस्ट तो हमारे लिए चैलेंजेस हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ही रिपोर्ट आई थी 2 साल पहले कि किस तरीके से भारत में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पहले 100 साल में एक दफा होते थे, अब वो 5 साल में एक बार या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगे हैं। तो ये एक्सट्रीम जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो भी उसका हिस्सा है। मैं परसों कुल्लू में थी, सुबह सुबह कुल्लू में सुबह 5:30-6 बजे जब मैं वॉक करने के लिए गई, ब्यास नदी में पानी है, शुक्र है अच्छे से फ्लो कर रहा था, उस वक्त मुझे एक जैकेट पहनने की जरूरत पड़ी। 8 साढ़े 8 तक, देखिए पहाड़ों का सन ऐसे भी काफी स्ट्रांग होता है, जी लेकिन वहां की टेम्परेचर जो आपके फोन पर 35-36 डिग्री दिखा रही हो, वो महसूस 44 डिग्री सा हो रही हो। और जगह जगह जब कुल्लू से हम चंडीगढ़ की ओर ड्राइव कर रहे थे, आपको छोटे छोटे इतने फायर्स नजर आएंगे पहाड़ों में। और वो फायर्स हमने देखा है उत्तराखंड में, आप वाइल्ड फायर्स देख लीजिए, हमारी जितनी फायर्स की वजह से नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात कि यू हैव a wildfire crisis, you have accidents happening, you have people dying of heat stroke, you have people falling ill, लेकिन क्लाइमेट चेंज पर बात हमारे पॉलिटिकल रैलीज में जीरो है, तो शून्य है। ये तो कोई ना नैरेटिव है, ना कोई उस पर डिस्कशन है, ना वो खुद वोटर्स के लिए कोई मुद्दा है, ना वोटर्स इस पर जो है कोई जवाबदेही जी मांगते। ये तो लाइक लंबे समय से चर्चा पे पेट लाइक आप तो आती रही हैं, तो श्रोताओं को और सबको पता ही है, मेरा और देश का तो ये शुरू से रहा है कि इस पर बात नहीं होती, लोग इसे सीरियसली नहीं लेते और ऐसा लग रहा है जैसे पानी सर के ऊपर जा रहा है। रमन सर, आपने तो लंबे समय से चक्कर भी चलते हुए देखा। दूसरी चीज़ ये जो पानी की प्रॉब्लम का जिक्र किया स्मिता ने, दिल्ली में पहले भी पानी की प्रॉब्लम खूब रही है, और इस गर्मी में वो प्रॉब्लम किस स्तर पर पहुंच गई होगी, मैं ये तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो एक तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप जो रोज़ कम्यूट करते हैं, तो आपके ऑब्जर्वेशंस क्या रहे गर्मी लेकर। दूसरा, विद योर एक्सपीरियंस ऑफ रिपोर्टिंग ऑन दिस वाटर इशू जो दिल्ली में बहुत बड़ा रहा है पानी का, आज मैंने सिर्फ एक रिपोर्ट देखी कि वो चाणक्यपुरी के पास पूरे दिन लाइन में लग के लोग कर रहे हैं, वो शायद आप ही ने शेयर की थी हम लोगों के साथ, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा रिपोर्टिंग भी चुनावों की वजह से शायद नहीं है। तो हाउ डू यू लुक एट दिस, कि वो रिपोर्टिंग की कमी, जबकि गर्मी मतलब अभूतपूर्व गर्मी है, लेकिन रिपोर्टिंग उस स्तर की नहीं है जो पब्लिक सेंट्रिक होनी चाहिए। 2-3 चीज़ें। पहले तो परसों एलजी ने अनाउंस किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, कि जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं उनको 12 से 3 कोई काम नहीं करवाएगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन ग्रुप कोई भी काम नहीं कराएगा वो। लेकिन अभी हमको फॉलो भी करा या नहीं में देखना है, हम जिसके लिए हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और उनकी सैलरी भी नहीं कटेगी। तो ये बात कही है। और उसके बाद पानी का अभी तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो एग्रेवेट पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, लेकिन पानी की प्रॉब्लम समस्या स्पेशली साउथ दिल्ली में हर साल होती है। हाँ, जो पानी हमारा जो दिल्ली का शेयर है वो एक पॉइंट है, ताजे वाला पॉइंट जी, हरियाणा, वहाँ से पानी आता है, और हरियाणा को भी अपनी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पहले अपनी नीड पूरी करता है और उसके बाद उसको रिलीज़ करता है जी। तो वो झगड़ा मतलब कि मैं शायद 1989 में जब ज्वाइन किया था जी, ये जर्नलिज्म, तब से ये चल रहा है। और उन दिनों हमने ताजे वाला पॉइंट में जाके वहाँ तक पूरा ट्रैवल करते हुए पूरी कहानियाँ, तो 35 साल से तो आप ही देख रहे हैं, हम ही देख रहे हैं कि ये पानी की प्रॉब्लम, ये, और स्पेशली क्योंकि इसकी सप्लाई साउथ दिल्ली में है। हाँ, साउथ दिल्ली उससे लिंक्ड है, तो साउथ दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पानी की, ये तो हमने देखा है। और मेरा एक क्वेश्चन अविकाल से है अभी, मतलब क्योंकि हमें भी ऑब्वियस रीजंस तो हमें पता है कि एमिशन लेवल्स हाई हैं, आपका कंक्रीट ज़्यादा हो गया है और पेड़ कम हो गए हैं। हाँ, लेकिन एक ये जो सिचुएशन एग्रावेट हो रही है, हमारे
आसमान में जो स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जो भी कहते हैं उसमें, तो जितने भी गैस इमिशन होता है वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो ये कोई ट्रैप वाली सिचुएशन हो गई है कि हम लोग ट्रैप्ड हो गए हैं जब हीट पड़ती है, और ये हीट यहाँ से कुछ ऐसा है क्या? मैं अविकल्प को जवाब देने देता हूँ, पर हाँ जी, ये 2 लेवल पे आपको जवाब देना चाहूंगा। पहले तो आपका ये जो हीट वेव चलता है, जो आपका लार्जर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब जो ये हीट वेव जो आई है, ये सिर्फ नॉर्थ भारत में नहीं है, पाकिस्तान, ईरान सब में चलती है। तो ये एक लार्जर लेवल पे आपका, इसको हीट डोम कहते हैं, कि जो हवा है वो ऊपर रुक जाती है और फिर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि वहां पे बादल वगैरह नहीं है, तो एब्जॉर्ब करती जाती है। लेकिन जो शहरों के अंदर है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। कंक्रीट की तो आपने बात कर दी, लेकिन शहरों में पोल्यूशन भी होता है। दिल्ली का पोल्यूशन तो दुनिया भर में मशहूर है। ये जो शहर का पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक लोकल ट्रैप की तरह भी काम करता है। जो दिल्ली के अंदर जो गर्मी आ रही है वो रात को बाहर नहीं जा पाती है, क्योंकि जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में आपका कार्बन वगैरह ट्रैप करता है, दिल्ली के अंदर भी वो छोटे लेवल पे ट्रैपिंग होती है। तो आप ये देखेंगे जो दिल्ली के अंदर रात का टेम्परेचर है वो आपके आसपास के गांव के इलाकों से काफी ज्यादा होता है। ये इंटरनल ट्रैपिंग की वजह से होता है। एक और चीज शहरों के अंदर और बाकी जगहों में होती है कि हम शहर के अंदर भी गर्मी पैदा कर रहे हैं। अब जब एसी चलाते हैं तो एसी बाहर की गर्मी निकाल के एग्जॉस्ट के थ्रू अंदर की गर्मी लेकर बाहर निकालता है। तो अगर आप किसी भी बिल्डिंग के सामने जाके खड़े हो, यहाँ पे उनके सारे एग्जॉस्ट लगे होते हैं, वो आप गर्मी देख रहे हैं, वो गर्मी शहर के अंदर ही बढ़ती चली जाती है। जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, जिससे उनके टेल पाइप से जो धुआं और एग्जॉस्ट निकलता है, वो भी शहर के अंदर मिलता रहता है। तो ये एक्स्ट्रा शहरों के अंदर हीट, वेस्ट हीट जो जनरेट होती है, वो शहर के अंदर ही ट्रैप होती रहती है, जिसकी वजह से शहरों के अंदर, अगर आप IMD कह रहा है 50 डिग्री है, लेकिन अगर आप सड़क पे चल रहे होंगे दिल्ली के, तो 60-65 डिग्रीज हो जाता है टेम्परेचर। इनफैक्ट पिछले 3 साल से मैंने अपने बालकनी में एक थर्मोमीटर लगा के रखा है, अपने कमरे में लगा के रखा है, अपने छत पे लगा के रखा है। मैं हर दिन उसको वो देखता, को रिलेट करता हूँ कि क्या है। और मैंने ये नोटिस किया है पिछले 3 गर्मियों में कि मेरे बालकनी जो शेडेड भी है और पेड़ पौधे भी ला के रखे हैं मैंने, उसका टेम्परेचर एटलीस्ट 5 डिग्री ज्यादा होता है, जो IMD बताता है। और मैं साउथ दिल्ली के CR पार्क में रहता हूँ, और मैंने नोटिस किया कि मेरे जो बालकनी का और छत का टेम्परेचर होता है, शेडेड है जहाँ पे पेड़ पौधे भी ला के रखे, वो IMD जो बताता है 50 डिग्री या 40 डिग्री, उससे यूजली 5 से 6 डिग्री ज्यादा होता है जी। और ये हालत अगर आपका हरे भरे CR पार्क में है, तो सोचिए जो बाकी इलाके हैं जहाँ पे इतनी हरियाली नहीं है, उनमें और भी ज्यादा होता होगा। तो लोग महसूस कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक हीट नहीं है, शहर की वेस्ट हीट भी है। मेरे आपके कॉलोनी में जितने AC चल रहे हैं, उसका एग्जॉस्ट जो निकलता है उसकी हीट है। जितनी गाड़ियां चल रही है उनसे जो एग्जॉस्ट निकलता है, उसकी गर्मी निकल रही है, उसकी भी हीट है। और जो कंक्रीट गर्म हो रहा है उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे शुरुआत में बात की आपने कि रीडिंग गड़बड़ थी क्योंकि कंक्रीट के पास मीटर लगा था, वो मीटर को जो महसूस हो रहा है वो इंसान को ही महसूस होगा जी। वो एटमॉस्फेरिक की गड़बड़ करने के लिए कि जो हम लोग महसूस कर रहे हैं वो आपका 40-50 डिग्री से 5 या 6 डिग्री ज्यादा है। तो सर इसमें एक चीज़ और है, मैं इसमें ज़रा सी बात जोड़ना चाहता हूँ श्रोताओं के लिए भी। जो कंक्रीट वाली बात है, तो असल में हवा में जो ये गर्मी ट्रैप हो रही है ना, ये अलग अलग पार्टिकल हैं और सबका माइक्रोस्कोपिक वेवलेंथ अलग है, सबका वेट भी अलग है। तो ये भारी ज़्यादा होते हैं, कई बार पॉल्यूशन वाले काफ़ी सारे कण भारी हैं, तो वो तो ट्रैप होते ही हैं। कंक्रीट गर्मी रिटेन लंबे समय तक करती है, वो डिज़ाइन उसी तरीके से है। तीसरी चीज़, हमारे सभी शहरों में, वो जो रिपोर्ट लांसेट की बात कर रहे थे, कई रिपोर्ट्स में आया है, लगातार हमारे शहरों का ग्रीन कवर कम हो रहा है। जो कोई एक एक्सेप्शन भी है शहर जहाँ ग्रीन कवर कम नहीं हुआ, वहाँ वो स्कैटर हुआ है। तो वो ब्रीदिंग स्पेस जो शहर के हवा के लिए थी कलेक्टिवली, और दूसरा ये क्यूमुलेट होती है गर्मी, सिर्फ AC नहीं, फ्रिज भूल जाते हैं हम। हमारे फ्रिज भी कितने साल से हर घर में यही काम कर रहे हैं। तो ये गर्मी एक्यूमुलेट होती जा रही है। और दूसरा, ये एल नीनो के साल भी चल रहे हैं, तो वो ओवरराइडिंग फैक्टर भी है
वो हवा भी आ रही है, तो इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। पर विकास, आप इतनी देर से सबकी बात सुन रहे थे इसमें, तो आपका क्या कहना है कि आप रोज ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखते भी होंगे, और कई बार ऐसी चीज़ें कई लोगों की नज़र में नहीं आती जो डेली ट्रैवल करने वाले की नज़र में आ जाती है, क्योंकि आपको रिपोर्ट पढ़ के वो बातें पता नहीं चलेंगी। आपने इस गर्मी को लेकर क्या नोटिस किया, और आपके जो आपके और लोगों से भी बात होती है, कुछ जानकारी उसमें? गर्मी को लेकर सर एक जानकारी तो मैं जोड़ दूं जो हमने हेडलाइन में भी की थी। तो एक तो अमर उजाला वाली खबर कंफर्म है, वो 166 लोगों की मौत, वो लेकिन वो यूपी का डेटा है सिर्फ। हाँ, और तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। बिहार में भी 36 लोगों की कल ही एक ही दिन में मौत हुई है हीट स्ट्रोक से, और झारखंड में भी 4 लोगों की मौत हुई है, और दिल्ली में 1। तो कुल मिला के 200, एक दिन में 200 से ऊपर नंबर चला गया है। 207-8 लोग सिर्फ हीट स्ट्रोक से, 4 उसके स्टेट की बात है। और जहाँ तक बात है पानी की किल्लत की, सर बात हो रही थी, तो पानी की किल्लत पे तो जैसा सर ने बताया कि वो हरियाणा से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसमें एक पहलू ये भी है कि अभी जैसे बाढ़ आई थी तो मुझे ध्यान आया, तो तभी हो रहा था कि हरियाणा ने पानी क्यों छोड़ दिया जी कि अभी आपको पानी मिल नहीं रहा, और तब ये बात हो रही थी कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। तो वो एक टेक्निकल मामला है, मुझे लगता है कि वो अपने एरिया को बचाए। देखिए पारंपरिक है, जो अपरिवर रहता है वो अपरिवर ही रहेगा। परिस्थिति के हिसाब से स्थिति बदल जाती है कि पानी चाहिए या नहीं चाहिए, एक तो वो चीज़। और जहाँ तक गर्मी की बात है, तो मैंने मतलब खेतों में भी काम किया है, बाकी जगह काम किया है, तो मुझे कंपैरेटिवली ईमानदारी से कम गर्मी लगती है। मैं जब ट्रैवल भी करता हूँ, मैं बाइक पे भी आता हूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे सर बता रहे थे कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा फील होता है, पर मैंने देखा कि मेरे जो बाकी साथी हैं या बाकी जो लोग हैं काम करते हैं, क्योंकि मैं एसी के बहुत कम यूज्ड हूँ हम बचपन से ही, तो वो भी शायद एक वजह है कि मुझे हो सकता है कि पर्सनली मुझे कम गर्मी लगती हो, तो मुझे कम खतरा है हीट वेव का, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खतरा नहीं है। नहीं, वो खतरा तो बना रहता है, वो कई बार पता नहीं चलता, आपकी सहनशीलता गर्मी के लिए ज़्यादा है। हाँ, तो वो है। लेकिन चिकित्सा रूपी और मेडिकल रूल, बायोलॉजिकल रूल सेम रहते हैं। नहीं, पर आपने खेती से जुड़ी बात बताई, इस गर्मी का खेती पे भी तो असर पड़ रहा होगा। खेती में ये होता है कि जैसे अभी इन दिनों क्या है कि गेहूं पिछले दिनों चली गई है और अब अगला तैयार हो रहा है, तो ये टाइम पीरियड ऑलमोस्ट खाली रहता है खेत के लिए। अच्छा, इसमें वो थोड़े समय के लिए खेत में जाते हैं, सुबह ट्रैक्टर चलाया, अपनी वो खेत तैयार किया, फिर उसको खाली छोड़ के उसमें पानी डाल दिया, फिर वो बीज बो के आ जाएंगे। कुछ वो सुबह के समय कर लेंगे या शाम के समय कर लेंगे, तो उनको पूरा दिन नहीं रहना पड़ रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि फसल में कुछ खतरा हो। खेत जो खेती हर मजदूर है या खेती करने वाला, उसको पूरा दिन नहीं रहना पड़ रहा है, जबकि जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा आदमी है उसको ज़्यादा समस्या है। रिक्शा पुलर जो है उसको ज़्यादा समस्या है। रिक्शा अगर आप चला रहे हैं या आप अभी जैसे बहुत, अब तो ऑनलाइन खाना मंगाने का चलन बहुत बढ़ गया, ऑनलाइन उनको ज़्यादा समस्या है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपोजर में आ रहे हैं, वो तो बाहर हैं, वो तो काम पे डिपेंड करते हैं। पर खेती का ऐसा कुछ नहीं है कि जो खेती पे असर पड़े। खेती का ऐसा नहीं, क्योंकि अभी ये पीरियड जो है उसमें उनको ये कह सकते हैं आराम मिल जाता है कि वो सुबह चले गए, शाम में आ गए। तो हम अपने अगले चर्चा के विषय की तरफ पढ़ेंगे, बट मैं एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ अविकल, आप इस विषय के लिए ही हमारे साथ जुड़े थे। ये तो बात है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस की हो गई कि आपने बताया ऐसा चल रहा है, क्या प्रशासनिक और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी इस बात की संवेदना हमारे इंस्टीट्यूशन में पैदा हो रही है कि ये अब हर साल होने वाला इवेंट जैसा हो गया है? गर्मी साल दर साल बढ़ती जा रही है, और जितने भी प्रेडिक्शंस हैं, भाई मेरा ये मानना है, अजम्पशन है कि अब हमें पता है तो सरकार को तो पता होगा ही, सारी दुनिया के साइंटिस्ट का ये ऑन रिकॉर्ड है कि ये गर्मी साल दर साल अब बढ़ती ही जाएगी, और इसके लिए इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स आपको उठाने होंगे। क्या इसकी चेतना कुछ दिखनी शुरू हुई है हमारे यहाँ या नहीं? स्पेशली वो मैं ऐड कर दूंगा, जीरो एमिशन का जो मिशन पिछली गवर्नमेंट ने, मतलब ये अभी गवर्नमेंट ने चलाया। अच्छा, जीरो एमिशन वो तो 2040 का था। हाँ, 2040 तक। तो उसमें क्या प्रोग्रेस है? कुछ प्रोग्रेस हुई क्या? और उसमें प्रोग्रेस या उसमें कुछ मतलब कुछ भी, मेरे ख्याल से कोल का माइन ज़्यादा इशू हुए, उसके बाद रिलीज हुए। कितना प्रोग्रेस हुआ है ये तो कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि सरकार अब उस हिसाब से डेटा नहीं हमें देती कि हम कुछ ज्यादा कर पाए। लेकिन काफी सारी चीजें सरकार थोड़ी सी जागरूक हुई है। 2019-2020 के बाद काफी शहरों और काफी स्टेट गवर्नमेंट्स ने हीट एक्शन प्लान बनाए कि हीट से डील करना है।
लेकिन ये जो हीट एक्शन प्लान बने हैं वो दिल्ली के ग्रैब के प्लान जैसे हैं कि अगर टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ तो स्कूल बंद कर देंगे या पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ा देंगे। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। अगर तापमान 50 पहुंच गया, लोगों को मरने से कैसे रोके। लेकिन तापमान 50 ना पहुंचे इसका कोई प्लान नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ नहीं है। काफी सारे प्लानों में कहा है कि ग्रीन एरिया बढ़ाएंगे। ग्रीन एरिया बढ़ाने के नाम पे आपके जो ये घने पेड़ और जंगल हुआ करते थे शहरों के आसपास, उसको काट के आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, और फिर बाहर कहीं दिल्ली का जंगल काट के मेरठ में आप पेड़ लगा देंगे तो कॉम्पेंसेशन हो जाएगा, तो दिल्ली के लोगों का क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, उस पर काम करने की जरूरत है। एक और चीज है, लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए इमिशन की कटौती करनी है और जो हीट वेव से बचने के लिए काम करना है वो एक है। जी ये एक काम नहीं है। हीट वेव्स आना शुरू हो चुकी हैं और ये आना बंद नहीं होगी। साइंटिस्ट ने ये भी कह दिया कि अगर हम 1.5 डिग्री पे ग्लोबल वार्मिंग को रोक भी लेते हैं, हीट वेव रहेंगी और इंटेंस होंगी। अब हम 1.5 तो पहुंचेंगे नहीं, अगर पहुंच भी जाते तो भी हीट वेव रहने वाली थी। जो हमें हीट वेव से बचाव के लिए काम करना है, ये आपका इमिशन से ज्यादा बड़ा काम है और अलग काम है। आपको शहरों में पेड़ पौधे, ग्रीन और ब्लू एरियाज बढ़ाने हैं। जो कॉन्क्रीटाइजेशन है उसको किसी तरह से मैनेज करना है कि ये हीट आइलैंड ना बन जाए, और ये जो 50 डिग्री ऊपरी एटमॉस्फेयर की वजह से टेम्परेचर हो रहा है वो लोगों को 60-70 ना लगे और लोग मरे ना। उसके लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप और बदलना पड़ेगा। ये एमिशन से आगे और एमिशन से बड़ा काम है और इसके लिए कोई प्लान नहीं है। हाँ, तो स्मिता आपको जोड़े में एक छोटी सी बात जोड़ना चाह रहा था। मेरा एक दोस्त है सर, आर्किटेक्ट, वो मुझे बता रहा था कि जो बात अविकल ने रखी कि लोग बात करते हैं इको फ्रेंडली और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट उसको बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करने को कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। क्योंकि वो लोग कहते हैं इतनी जगह तो केवल पेड़ पौधों में बर्बाद कर। दैट वाज हिज लिटिल डायलॉग। द बिल्डर वाज टेलिंग हिम कि सर आप इतना सारा जगह तो ग्रीनरी के लिए छोड़ रहे हो, तो जगह हमारी प्लॉट में बर्बाद है मतलब। हाँ, वो भी मान ग्रीनरी की करेंगे। अगर आप सीपी की बात करें, सीपी का जो सेंट्रल स्क्वायर था उसमें अच्छे खासे पेड़ होते थे। अंदर मेट्रो स्टेशन बना दिया, ऊपर वो लगा दिया और आपकी 1 इंच की घास उसके ऊपर उग रही है। वो 1 इंच की घास आप कैलकुलेट कर लोगे कि ग्रीन एरिया हमने वापस कर दिया है। लेकिन उस 1 इंच की घास से आपका कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। और यही काम सारे डेवलपर्स कर रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ों को काट के, जो पिछले आम के और नीम के पेड़ हुआ करते थे, उसकी जगह पाम के पेड़ लगा दे रहे हैं, या फिर ये पतली सी घास लगा दे रहे हैं कि ग्रीन एरिया। दिल्ली का ग्रीन एरिया बढ़ गया है, लेकिन कहाँ बढ़ा है? ऑन पेपर नहीं, जमीन पे भी दिखेगा, लेकिन ये घास बढ़ी है। और वो भी घास को जिंदा रखने के लिए जितना पानी चाहिए होता है उतना पानी तो है नहीं। पीने को पानी नहीं है दिल्ली में, बैंगलोर में, हम घास को कहां से देंगे? तो ये काफी बड़ी दिक्कत है, और ये सरकार का ही नहीं, हमारी लार्जर सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है। हम लोग पेड़ों और उसको उतना तजब्बुर नहीं देते हैं। हमारे कॉलोनी में ही हर अगले दिन झगड़ा हो रहा होता है कि अबे ये पेड़ काटना है, वो पेड़ काटना है, और छटाई के नाम पे पेड़ को ऐसा काटते हैं कि मर जाता है पेड़। जी, तो ये तो जी अविकल। स्मिता आपको जोड़ रही थी आखिर में? जी, मैं बस छोटा सा जोड़ना चाहूंगी। मैं एक बार फिर से दर्शकों को याद दिलाऊंगी कि लोगों की जो जिम्मेदारी है ना, आप अगर मुद्दों को केंद्रीय नहीं बनाएंगे। देखिए अविकल ने जो बात की, आप क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर आप कैंसर जैसे बीमारी को माइग्रेन के पिल्स से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। कोई मुसीबत आ जाए उसके बाद आप इमीडिएट शॉर्ट टर्म स्टेप्स लेकर आप लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट नहीं बना सकते हैं। 2 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, वहां पर चुनाव हुए थे और उन चुनावों में केंद्रीय मुद्दा क्लाइमेट चेंज था, क्योंकि वहां वाइल्ड फायर्स हुए थे, वहां लैंडस्लाइड्स हुई थी, वहां पे फ्लड्स आए थे। एक्चुअली क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर वहां पर सरकार बदली थी। 2 साल पहले तो बड़ी भयंकर आग लगी थी वहां। हमारी जनता को ये समझना होगा कि आप अगर मटन, मंगलसूत्र, मुस्लिम्स, इन्हीं के मुद्दों पर लगातार अगर आपको बरगलाने में कामयाब रहती है सरकारें, और आप सिर्फ सियासी मौसम की बात करते हैं ना कि मौसम और पर्यावरण की, तो नुकसान हमारा ही है। तो हमें भी जो है इन कॉन्वर्सेशंस को रेस करना होगा। देखिए तमाल हमारे साथ जुड़े हैं, तमाल लगातार साइक्लोन रीमाल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो
भारत की जो डाइवर्स हम ज्योग्राफिक क्लाइमेट चेंज और क्राइसिस की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम साइक्लोन से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम फ्लड से जूझ रहे हैं, तीसरी तरफ हीट वेव से लोगों की मौत हो रही है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें आप एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन कर देते हैं और आप कह देते हैं कि जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। इससे आप पहाड़ों में जितनी वाइड लेनिंग लगातार हो रही है, मैं परेशान हो जाती हूँ कि पहाड़ों की सड़कों को नेशनल हाईवे बनाने की क्या जरूरत है। टनल पर टनल आप टनल ब्लास्टिंग करके बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड को आपने टापू में तब्दील कर दिया है अपने चारधाम प्रोजेक्ट के तहत। आप हिमाचल में चले जाए, लगातार फायर्स की खबरें आ रही हैं। शिमला में पानी की किल्लत एक्चुअल किल्लत है। तो हर जगह से ऐसी खबरें मुद्दों पर सीरियस कॉन्वर्सेशंस जब तक नहीं होंगे, लोग खुद जिम्मेदार नहीं होंगे, इसकी तस्वीर नहीं बदलेगी। हमारे लिए यहाँ पे लाइव्स आर चीप। 104 हम 40 करोड़ लोगों की कंट्री है, तो कभी लोग मोरबी में मर जाते हैं, कभी लोग फायर एक्सीडेंट में मर जाते हैं और कोई जवाबदेही नहीं होती है, कभी लोग जो है नेचुरल डिजास्टर्स में मर जाते हैं। सस्ती जिंदगी गया है, बस चलते रहो, इतने लोग हैं, क्या हो गया अगर 2-4 लोग मारे गए इधर उधर। तो वही है एटीट्यूड यहाँ का। जी, अब क्लाइमेट चेंज की हिपोक्रेसी और उस पर जो सब चल रहा है, इंटरनेशनल हिपोक्रेसी भी, कॉर्पोरेट हिपोक्रेसी, इस पर हम बात करते रहे हैं। पर अविकल, इस विषय पर हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। और आप जाएं इससे पहले हमारे श्रोताओं के लिए, जो जीवन को उनके समृद्ध कर सके, कुछ भी रिकमेंडेशन, कोई किताब, अपना आर्टिकल, आपका अपना कुछ हो, या फिर कोई फिल्म, म्यूजिक, जो आप चाहें। मैंने मंडे को ही अपनी लंबी रिपोर्ट रिलीज की, जिसके अंदर काफी डिटेल में बताया कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई के शहरों में तापमान कैसे और क्यों बढ़ रहा है। और रात जो हमने बात की कि रात में टेम्परेचर नहीं गिर रहा जी, ग्रीन एरिया कम हो गया, इसलिए डिटेल रिपोर्ट जारी की है मंडे को। अगर आपको अपने शहर के बारे में थोड़ा सा और जानना है कि हीट वेव में क्या होता है और किसका ध्यान रखना है, तो ये रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद अविकल, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बात हुई तो एक बात है कि दिल्ली और बड़े शहरों में तापमान बहुत ज़्यादा है, तो उसकी एक वजह शायद एसी भी है, जो हमें, मतलब हम बाकी सब चीज़ों को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि एसी का कंजम्पशन जो है, यूज़ जो है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हाँ। कल ही एक घटना भी आई नोएडा से, एसी फटने की, सोसाइटी में आग लग गई। वो अलग बात है कि कोई दुखद हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, तो उससे रिलेटेड भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उसके इस्तेमाल पर भी हमें थोड़ा सा नहीं। तो अविकल की बात ही वही थी। आप मेरी नज़र में तो आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि वो आमूल चूल, अगर हम इसे एक स्टेटमेंट में कहना चाहें, आमूल चूल हमें जीवन व्यवस्था का परिवर्तन करना है कि हमारी ज़िंदगी रोज़ की कैसी चल रही है, पर्सनल भी और सोशल भी, तभी ये चीज़ बदलेगी। तो हमारे साथ इस समय कोलकाता से तमल साहा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। वो इस समय न्यूज़ द ट्रूथ के लिए है, पर वो पहले टाइम्स नाउ के ब्यूरो इंचार्ज भी रह चुके हैं, और वो हमारे साथ चुनावों पर तो बात करेंगे ही, पर जो अभी हम पहले विषय पर बात कर रहे थे, गर्मी के, और वो जैसा स्मिता ने जिक्र किया, वो चक्रवात पर भी लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं। तमल, आपका स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और स्मिता को मैं सुन रहा था, तो मुझे इतना सा सिर्फ कहना है कि मैं एकदम सहमत हूँ। जब तक क्लाइमेट का मुद्दा इलेक्शन का मुद्दा नहीं बन जाता है, तो आप और हम लोग इसको लेके आलोचना करते रहेंगे, लेकिन जमीन पे कुछ सुधार नहीं आएगा। जी, मैं आपको छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं 2014 से साइक्लोन कवर कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट एक्सपोजर हुआ फाइलिन के साथ, जो उड़ीसा में हुआ। अभी कहीं ना कहीं लोगों को ये समझाया गया है कि उड़ीसा, क्योंकि वो समुद्र तट पे है, इसीलिए उस जगह पे ऐसे तूफान आने की संभावना साल प्रति साल बहुत ज्यादा है। आपको इस सिचुएशन के साथ जूझना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, आप देखिए अम्फान हुई 2020 में, 2021 में आपका यस हुआ, उसके पहले भी हुदहुद, यस, हुदहुद, बुलबुल, इतने सारे साइक्लोन्स आ गए। 2009 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आयला भी हुई। तो साल प्रति साल ये जो तूफान आ रहे, लोग मर रहे, घर टूट रहे, लोग बेघर हो रहे, लेकिन चर्चा तब शुरू होता है जब इसमें कोई करप्शन का मुद्दा आ जाता है। 2020 की अगर अम्फान की बात करें, 2021 की इलेक्शन से पहले, 2021 की इलेक्शन से पहले जब ये 2020 में अम्फान हुई, तब घर टूट गए, लोग बेघर हो गए, इतने सारे लोग बाहर आ गए, लोग मर गए। इसके ऊपर कोई चर्चा राजनीतिक दलों ने किया नहीं। राजनीतिक दलों ने चर्चा तब शुरू किया जब किसी एक आदमी ने आरोप शुरू किया कि मेरे को टैरपोलिन नहीं मिला, और जो टैरपोलिन मुझे मिलने वाला था वो चोरी हो गया। और क्योंकि वो इलेक्शन का माहौल था, इमीडिएटली वो इलेक्शन का मुद्दा बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं तू मैं में
कि क्लाइमेट के ऊपर कोई चर्चा हुई नहीं। इसीलिए सब छोड़ के जब तक क्लाइमेट पे आलोचना ना हो, जब तक क्लाइमेट इलेक्शन का मुद्दा ना हो, तब तक शायद जमीन पे कोई सुधार नहीं आएगा। आप खुद ही देख लीजिए ना, हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में गर्मी बढ़ा है 50 डिग्री सेल्सियस छू लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब ये तूफान आया कितने सारे नेशनल मीडिया इसको लेकर आलोचना की? जीरो। आप देखिए जब बिहार में लोग बेहोश हो गए पॉलिटिकल रैली में जाके, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, उसको लेके एक भी आलोचना? जीरो। जब सड़क के पिच पिघलना शुरू किया गर्मी में, तब एक भी नेशनल मीडिया इसको लेके आलोचना किया? जीरो। जब जब न्यू दिल्ली में फॉग होता है तब इसको लेके चर्चा होता है, जब मुंबई में बारिश होता है तब इसको लेके चर्चा होता है। तो अगर क्लाइमेट पे सबको अपना कॉन्शियसनेस दिखाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना है, तो हर वक्त इसको लेके चर्चा करना पड़ेगा। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ना करे तो ऑल्टरनेट मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया को इसको लेके करना पड़ेगा, ताकि राजनीतिक दलों को इस पे मजबूर किया जा सके कि सिर्फ करप्शन क्लाइमेट चेंज की फॉलोआउट पे हो, सिर्फ उस पे नहीं, क्लाइमेट चेंज पे भी चर्चा हो। अदरवाइज साल प्रति साल ऐसे डिग्रियां बढ़ती रहेगी, तूफान आते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। हम ऐसे इंसान हैं, हम लोग कोविड को भूल गए। आप और हम इसको याद रख सकते हैं क्योंकि 140 करोड़ का आबादी है और इतने सारे मुद्दे हैं, तो कोविड का मुद्दा हम लोग भूल गए। बंगाली में कहावत है स्मरण शक्ति, यानी योर मेमोरी इज सो शॉर्ट टर्म। आपको भूलना बहुत आसान है, आपको भुलाना भी उतना आसान है। आपको कोविड भुलाने के लिए कुछ और चीज पे एनग्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा। जी तमल, तो देखिए ये बात तो वही है, और मैं हमारे श्रोता अच्छे से जानते हैं, जिद कर करके हम लोग पर्यावरण पे लगातार चर्चा किसी ना किसी विषय पर होती रहे, हम एक प्रयास करते हैं। पर इस विषय पर काफ़ी सारी बात हो चुकी है, तो हम अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो चुनावों से जुड़ा है। चुनावों का 7वें चरण का मतदान कल यानी 1 जून को है, और मैं चाह रहा था कि चर्चा के पैनल पे खास तौर से थोड़ा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को लेकर बात कम हुई है, और कल के चुनाव में भी बंगाल की 9 सीटों पर और उड़ीसा की भी कुछ सीटों पर वोट डलने हैं। तो तमल, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। जो पश्चिम बंगाल की जो 9 सीटों पर कल चुनाव है, तो एक तो ओवरऑल बंगाल में आपको क्या स्थिति लग रही है आपके अनुभव के हिसाब से? क्योंकि अब देखिए चुनाव की रिपोर्टिंग का साइकिल तो ख़त्म है, अब तो गिनती का साइकिल शुरू होगा, तो उसमें फील्ड रिपोर्टिंग नहीं होनी। लेकिन जैसे जहाँ तक मुझे लगा, जादवपुर की सीट वैसे तो इम्पॉर्टेंट है अगर वो सीट की तरह देखे जाए, पर क्या वहाँ पे टकराव है? या फिर डायमंड हार्बर की कुछ लोग बात कर रहे थे कि वहाँ भी टक्कर हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कल की 9 सीटों में किस पर ज़्यादा कड़ा मुकाबला है? और दूसरा, बंगाल की ओवरऑल स्थिति आपको क्या लग रही है? देखिए, अगर मुझे आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कल की 9 सीटों में से नॉर्थ कोलकाता लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, उस एक मुकाबला देखने हम लोगों को दिखेगा। अच्छा, मुझे उम्मीद है, और उसकी कारण 2 है। एक, सुदीप बंदोपाध्याय जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी है, 4 दफा से एमपी है और बहुत वरिष्ठ नेता भी है, उनका उम्र भी हो गया है। तो एक फैक्शनल फाइट जो तृणमूल कांग्रेस में है, वो हाल ही में दिखा सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ। कुछ नेता सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ आवाज उठाए, तृणमूल कांग्रेस के है, वो भी नॉर्थ कोलकाता में रहने वाले नेता है, वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है, नॉर्थ कोलकाता का एक तृणमूल कांग्रेस नेता जो पहले मंत्री सभा में भी रह चुके हैं ममता बनर्जी की कैबिनेट में, तापस रॉय, वो तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए और उनको टिकट दे दिया गया। इसीलिए बीजेपी ने जिनको फील्ड किया है वो भी तृणमूल कांग्रेस के हैं, पहले रह चुके हैं, बहुत सालों से है। और सुदीप बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक तनाव का माहौल था। अभी तृणमूल कांग्रेस का कहना है पुरानी बातें सब भूल जाइए, हम लोग सब सल्टा लिए हैं, और सुदीप बंदोपाध्याय वरिष्ठ नेता है, ममता बनर्जी ने उनके लिए कैंपेन किया है, तो उनके लिए जीत आसान हो जाएगी। लेकिन मेरे को अंदाजा है कि शायद उस जगह पे नॉर्थ कोलकाता लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक फाइट दिखना चाहिए। और अगर जहां तक बीजेपी की बात करें, क्योंकि बीजेपी ने तापस रॉय को फील्ड किया है जो तृणमूल कांग्रेस में रह चुके हैं, तो बीजेपी में अंदर में एक थोड़ा सा तनाव है, क्योंकि इतने सारे लोग जो नॉर्थ कोलकाता में काम कर रहे थे, किसी ना किसी को तो उम्मीद था कि बीजेपी उनको फील्ड करेंगे। अभी बीजेपी उनको पीछे छोड़ के तृणमूल कांग्रेस से लाया हुआ कोट अनकोट आउटसाइडर को
अभी कैंडिडेट बना दिया है। तो टक्कर दोनों के घर में है, कहानी घर घर की है दोनों पार्टी में। तो अभी ये कहानी लेके जब दोनों पार्टी मैदान में उतरेंगे, वोट होंगे, तो इंटरेस्टिंग तो होगा, क्योंकि तापस रॉय तृणमूल कांग्रेस में रहने के वजह से उनको ऑर्गेनाइजेशन का एक अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, उन्हें लोकल ग्राउंड फील है पूरा। और ये इलेक्शंस, मेरा जितना अभी अनुभव रहा है पश्चिम बंगाल या बाहर, जहाँ पे लोकल पार्टी स्ट्रॉन्ग है, उस जगह पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, वोट परसेंटेज, वोटर्स टर्नआउट परसेंटेज आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड लेवल में काम कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो करते हैं, वो लोगों को घर से बाहर लाते हैं, लाइन में खड़ा करके, इस तपती धूप में खड़ा करके उनसे वोट देने को मोटिवेट किया जाता है। सो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये भी है कि आप वोटर्स को घर से बाहर लाइए, लाइन में खड़ा कीजिए और उनसे वोट डलवाइए। सो ये तापस रॉय को वो इसका अंदाजा है। जी तमल, सर आपने मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी आई है कि सीपीएम थोड़ा रिसरेक्ट कर रहा है, मतलब कुछ हद तक दिखना शुरू किया है इस इलेक्शन में। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पे, नंबर एक। और दूसरा, वेस्ट बंगाल को एक बैटल फील्ड स्टेट कहा जाता है। हाँ। और उस बैटलफील्ड स्टेट में मतलब कि एक्सपेक्ट कर रही है ऑपोजिशन की वो काफ़ी कुछ गेन कर सकती है, बीजेपी और बीजेपी भी, दोनों ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी सोच रही है कि जो वो थोड़ा बहुत अगर लॉस करेंगे नॉर्थ वेस्ट में, वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से रिकवर कर सकते हैं। तो इस पे, इन दो क्वेश्चन पे आपका क्या कहना है? ओके सर, पहला जो आपका सवाल है इंटरेस्टिंग है, और ये लेफ्ट का रिवाइव होना, आई वुड यूज द वर्ड रिवाइव, लेफ्ट का रिवाइव होना, ये होना ही था, ये होना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिस राज्य में 34 साल एक पार्टी रूल किया है, और जिस राज्य में कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी का सर्वाइवल होता रहा है ट्रेडिशनली, उस जगह पे अगर 34 साल एक पार्टी सरकार में रह चुकी है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं था। हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन उनके हाथ से सटक गया, क्योंकि अगर 2019 की अगर बात करें, जब बीजेपी ने सबको सरप्राइज करके 18 सीट जीत गए, बीजेपी की अंदरूनी बात है, उनको लग रहा था कि शायद 10, 11, 12 सीट जीतेंगे, लेकिन 18 उनको भी उम्मीद नहीं थी, और उस टाइम शुभेंदु अधिकारी भी उनके साथ नहीं थे। ये 18, ये आंकड़ा गया कैसे? तो पोल पंडित्स का कहना है, हम लोग जब भी ग्राउंड में असेसमेंट किए और बहुत सारे लेफ्ट नेताओं से भी जब बात किए, तब हम लोग को समझ में आया कि आपको ये चीज मानना पड़ेगा, अगर तृणमूल कांग्रेस 2011 में सरकार में आई है, तो एंटी तृणमूल कांग्रेस का भी एक वोट शेयर होगा। अब ये एंटी तृणमूल कांग्रेस जो वोट शेयर है, वो बीजेपी के पास कैसे गया, और ये बीजेपी के पास गया क्या सीपीएम को छोड़ के? सो अनुमान ये है, और सीपीएम के बहुत सारे नेताओं का भी कहना है, कि उनसे उनका वोटर्स छूट गए 2019 में, और इसीलिए बीजेपी का जो वोट शेयर पहले 16% था 2016 की इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, वो 2019 की लोकसभा इलेक्शन में हैड गॉन अप टू 38%, 38%, 38 या 40% तक चला गया था। 2% का डिफरेंस था तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में, और इस 2% के डिफरेंस में तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटों की एज मिली। अभी अगर बात करें 2021 की, 2021 असेंबली इलेक्शन में है, बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट रहा, बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट रहा, ऑलमोस्ट इंटैक्ट रहा 38% की। तृणमूल कांग्रेस की जो 40% की वोट शेयर है, या 42% की वोट शेयर जो था, वो 2021 के असेंबली इलेक्शन में आगे चला गया, करीबन 48% हो गया। फिर से ये कैसे हुआ? क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है, वो एंटी बीजेपी वोट पूरा कंसोलिडेट करके तृणमूल कांग्रेस के पास चला गया, तब भी सीपीएम ने अपने वोटर्स को खोया है। लेकिन अगर पंचायत इलेक्शन की बात करें, जो 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, बेग योर पार्डन, 2023 की पंचायत इलेक्शन की बात करें, तो 2023 की पंचायत इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर जो करीबन 38% का था, वो नीचे आके 23% में आ गया, और सीपीएम का वोट शेयर आगे बढ़ा है, 12% के ऊपर चला गया है। तो इसीलिए अगर आंकड़ों की बात करें, तो ग्राउंड में
सीपीएम का वोटर सीपीएम के पास वापस आ रहा है और ये नंबर्स कह रहा है। तो इसीलिए सर ने जो पूछा क्या सीपीएम रिसर्च कर रहा है, रिवाइव कर रहा है? हाँ, कर रहा है। इसीलिए अगर इस टाइम आप देखे, पैटर्न देखे, तो जितने बुजुर्ग इंसान है उनको साइड में रख के नया फेसेस को चांस दिया गया है। जैसे श्रीजॉन जादवपुर से लड़ रहा है, यंग बच्चा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, एसएफआई करता है, और वो बहुत सारे आंदोलन में आप उनको सामने देख चुके होंगे। तो यंग फेस को सामने लाया है। आप देख लीजिए दीक्षिता, यंग फेस से उनको सामने लाया गया है। सायरा शाह हलीम यंग फेस से साउथ कोलकाता से लड़ रही है, और मोहम्मद सलीम जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ने और जीतने का तजुर्बा जिनका है, उनको मुर्शिदाबाद से फील किया गया। तो एक इंटरेस्टिंग बैलेंस करके लेफ्ट ने मैदान में उतरा है, और ये उनका जो एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड है उनसे क्लियर डिपार्चर है। तो यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट का थोड़ा रिवाइवल हो रहा है, आई वोंट डिनाई दैट। और कमल, सर का दूसरा, मैं एक मिनट, ये हमें मजाक की बात है थोड़ी, पर किसी लोकसभा कैंडिडेट को बच्चा कहना ठीक नहीं है। अब वो लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट है। श्रीजॉन अगर मेरे को रास्ते में देख ले तो आज भी मेरे को भैया बुलाता है। वो जैसे बंगाली में दादा कहा मैं मजाक कर रहा था कि अब वो बड़े नेता हो गए हैं, अब वो टिकट पा गए हैं। लेकिन मेरा उनका मालूम है, वो 10 साल पहले भी मुझे दादा बुलाते थे, आज भी मुझे दादा बुलाएंगे। सो अगर उम्र का अंतर रह जाए तो मेरे लिए उनको सर बुलाना, अगर वो जीत भी जाए तो होगा नहीं, और मुझे लगता नहीं कि श्रीजॉन मेरे से वो उम्मीद भी रखेगा अगर वो जीत गया तो। जी कमल, मैं आपके पास वापस आऊंगा सर। मैं आपसे सर ये पूछना चाह रहा था, फिर स्मिता को जाना भी है तो मैं बाद में स्मिता से पूछूंगा, पर एक बात आपसे पहले, आपने हमारे कई साथियों को भी पंजाब भेजा है। पंजाब में कॉन्टेस्ट कितना ज़्यादा है? जैसे हमारे साथी बसंत और भी लोग पंजाब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और पंजाब में आपने भी रिपोर्टिंग पहले की है, तो पंजाब की सीटों को लेकर आप क्या देख रहे हैं? पंजाब में क्या ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है? खासतौर से वहाँ 1-2 सीट है जो बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई हो सकती है, क्योंकि गुरदासपुर किसी समय पे विनोद खन्ना की परमानेंट बीजेपी एक सीट हुआ करती थी, जो बीजेपी का इकलौता गढ़ था पंजाब में, पर सन्नी देओल तो उनके चले नहीं। गुरदासपुर और होशियारपुर भी, बीजेपी 2 सीटें जीती थी, पर अब सन्नी देओल तो उनके चले नहीं, विनोद खन्ना को रिप्लेस कर नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन कांग्रेस से कई डिफेक्टर्स उनके पास अभी हैं। तो पंजाब में क्या स्थिति आपको लग रही है अपने अनुभव के हिसाब से, और जो साथी आपको फीडबैक दे रहे होंगे ग्राउंड से? पंजाब में अगर आप पिछला 2019 का इलेक्शन देखें तो उसमें अगर वोट परसेंटेज देखें तो 41% कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की सीटें भी ज़्यादा थी जी। हाँ, तो कांग्रेस आज भी ड्राइवर्स सीट पे है, और आप आज भी है। आम आदमी पार्टी ने 2023 में अगर आप देखें असेंबली इलेक्शन जी, तो उसमें उन्होंने 2019 में देखेंगे तो इनका परसेंटेज कोई 7% वोट मिला था, लेकिन जब असेंबली इलेक्शन देखेंगे तो उसमें इन्होंने 20-22 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं वो ले लिए थे अकाली दल के, 30-40 के करीब कांग्रेस के ले लिए थे। तो उससे लग रहा था कि अब ये लोग मतलब कि इसमें इनका प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन हुआ क्या कि 1.5 साल राज करने के बाद अभी लग रहा है कि ये देयर इज सम काइंड ऑफ एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट आप वो थोड़ा सा है। लेकिन इनकी जो 2-3 पॉलिसीज इन्होंने की थी, एक तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी है, वो काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट हुआ है उसके ऊपर, डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। पॉलिटिक्स में किसी के ऊपर जब डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा तो वो देर तक याद रखेगा। मोदी जी भी उसका फायदा उठा रहे हैं, देर तक याद रखेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए लगता है कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि इनको अच्छा मिलेगा। तो जो फाइट है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में है। ये देखना है कि जो सिख जो फार्मर्स हैं, 60% ऑफ द पॉपुलेशन वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे है वहाँ पे, तो फार्मर्स किस साइड को जाते हैं, कांग्रेस या आपका डिसाइड करते हैं, वो उसी पे देखना पड़ेगा। और सैड पार्टी के प्रोस्पेक्ट क्या लग रहे हैं? शिरोमणि अकाली दल वो तो डिक्लाइन में है। शिरोमणि अकाली दल डिक्लाइन में है। उनकी पिछली बार आई थिंक 4 सीटें थी, अकाली दल की भी टोटल 4 थी, बीजेपी और अकाली दल दोनों की 2-2 थी। आई थिंक इस बार अलग-अलग चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ, वो डिक्लाइन में है। मुझे लगता है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज 9% था,
पिछली बार, मुझे याद नहीं है इस तो समय। 2019 में। तो मुझे लगता है कि ये बढ़ेगा। अच्छा, ये मतलब बढ़ेगा, ये सीट भले कुछ ना मिले, क्योंकि उनका जो गुरदासपुर और होशियारपुर और 33% जो लोग हैं वहाँ पे वो शेड्यूल कास्ट है। अच्छा। एक जमाने में बीएसपी वहाँ पे बीएसपी बड़ी पार्टी होती थी, अच्छा खासा वोट ले जाती थी जी। और रूपनगर एक जगह है वहाँ पे, तो वहाँ से मेरे ख्याल से जीते भी थे शायद, या सीपीएम को बैक किया था, किसी को बैक किया था, वो जीते थे। तो अभी होशियारपुर इज़ अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जिससे बीजेपी जीती थी, लेकिन वो जो तबका है वो अब बीजेपी से हट रहा है। तो हो सकता है कि 9% में गुरदासपुर और होशियारपुर में मैक्सिमम था, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ डिफेक्शंस हुए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के 2 मेजर डिफेक्ट जो एमपी हैं वो डिफेक्ट कर गए हैं बीजेपी को। तो सिटी में जलंधर हो गया, यहाँ पे डिफेक्टेड कैंडिडेट बीजेपी की टिकट पे लड़ रहा है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से इनका वोट गेन होगा। अब सीट मिले या ना मिले, तो बीजेपी अपना मतलब वहाँ पे ग्राउंड बेस बढ़ाना चाह रही है। स्मिता, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने अभी हिमाचल का जिक्र किया, तो छोड़िए इधर उधर की बातें, मुझसे व्यक्तिगत तौर पे सबसे ज़्यादा सवाल कोई पूछ रहा है तो वही लोग ये पूछ रहे हैं कि यार मंडी की सीट पे क्या होगा। ये जो कलाकार वहाँ पे खड़ा हुआ है चुनाव में, उसने सबके सर में दर्द कर दिया है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। भाई उन्होंने तो हमारे सिर में इतना दर्द कर दिया, क्योंकि एक पूरे दिन जो है उनको चेस करने के लिए हम ऐसी खड़ी पहाड़ों में ड्राइव करते हुए जिंदगी को जोखिम में डालकर हम दौड़ रहे थे। आखिरकार कंगना रनौत की एक रैली तक पहुंचे हम। उनको पहले घर से चेस किया, घर से वो गई माता मुरारी देवी मंदिर में, माता मुरारी देवी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि मीडिया वालों से आज इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही हमारी गाड़ी स्किड करने की हालत में थी। तो हमने वहीं से वापस होने का फैसला लिया। अब आगे फिर उनके हम दूसरे रैली तक गए और वहां पर बहुत कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं हुई, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि उनको टॉप लीडरशिप से बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इस वक्त बात नहीं करेंगी, क्योंकि वो जिनसे बात करती हैं वो नेगेटिव हेडलाइन दे देती हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब हाथी चलता है, जब उनको अपने पार्टी के लोगों के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो अपनी ही जो है पार्टी के अपनी पार्टी के लोगों को डॉग रेफरेंस कर दिया था। लेकिन मैं ये बताऊं आपको कि मंडी सीट पर जो पॉपुलर परसेप्शन है कि कंगना रनौत चूंकि उल जुलूल बातें कर रही हैं और वो तेजस को इंडियन वो ये कह रही है कि तेजस हम खरीद कर लेकर आए थे, तेजस इज एन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट। 2014 के बाद ही देश की आजादी हुई है। उनके बयानों को सुनकर लोग, बहुत जो औरतों की भीड़ है, हंसती बहुत है, एंटरटेन्ड है, लेकिन आप ये मत मानकर चलिए कि वो हार रही हैं, क्योंकि उसमें हमें समझना होगा। देखिए मंडी की जो सीट है ना, वो उस पर बीजेपी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। उसमें 10 असेंबली सेगमेंट्स में से इस वक्त 9 सीटों पर बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी को जीत है। उन विधानसभा चुनावों में भी जो हार गई वो। दूसरी बात है, मुझे लग रहा है विक्रमादित्य सिंह जो इस वक्त हालांकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं सुक्खू की सरकार में, लेकिन वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। शुरू में उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही काफी हूं कंगना रनौत से लड़ने के लिए। उस सीट पर प्रधानमंत्री मोदी भी गए, योगी आदित्यनाथ भी गए, बाद में प्रियंका गांधी आई रैली करने के लिए। और जो हिमाचल में फ्लड्स के बाद लोगों के बीच में काफी गुस्सा है कि सड़कों की हालत वगैरह अभी तक वहां पर खराब है, उसमें उस ओर कोई काम नहीं हुआ है। उसमें सेंटर और स्टेट की लड़ाई चल रही है कि भाई फंड आया, दिया, नहीं दिया। और विक्रमादित्य की मां जो कि मौजूदा सांसद है वहां से, उनकी भी बहुत ज्यादा लेगेसी नहीं है काम को लेकर। तो मंडी की फाइट इंटरेस्टिंग है, वो किसी भी ओर जा सकता है। उस वक्त ये नहीं लग रहा कि कंगना आसानी से हार जाएंगी जैसा शुरुआती परसेप्शन बन रहा था। दूसरी बात देखिए, बंगाल का आपने बात की, आप बात कर रहे थे तमल से, क्योंकि मैं आसनसोल की वोटर हूं और 5वें चरण में वोट डालने के लिए गई भी थी। तमल से काफी दिलचस्प बातें हुई थी और वो बातचीत आप इनके स्टेशन पर भी देख सकते हैं, एनटीटी पर। बंगाल में एक बहुत सिग्निफिकेंट जो जमींदार तबका है ना, जो मुखर्जी, चैटर्जी, भद्र लोग, जो जो भद्रो लोग भी है, इंटेलेक्चुअल क्लास भी है, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जो लोकल लेवल पर जो पावर शिफ्ट्स हैं, जो SC ST दलित्स हैं, जो पहले कभी CPM के से उनको पावर मिलती थी, आज तृणमूल से पावर मिल रही है, इन लोगों पर उनका होल्ड कमजोर हो गया है। वो वोट भी है जो बीजेपी को शिफ्ट हो रहा है, खास करके उन सीट्स पर, जैसे आसनसोल जो सीट है, जब सबसे पहले बीजेपी को 2 सीटें बंगाल में जीत हासिल हुई थी, तो उसमें से आसनसोल एक था जिसमें बाबुल सुप्रियो जीते थे। और 25 साल से आसनसोल में CPM के उम्मीदवार थे जिनको हराकर बाबुल सुप्रियो जीते थे। नॉन बंगाली माइग्रेंट पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, ये सारे स्टील, कोल, आयरन बेल्ट हैं, रेलवे वाले बेल्ट हैं। तो एक वो शिफ्ट भी हो रहा है। CPM का जिक्र किया रिसर्जेंस का, सायरा शाह हलीम नसीरुद्दीन शाह की भतीजी हैं जी। उनके पिता पूर्व मेजर जनरल रह चुके हैं, रिटायर्ड जमीरुद्दीन शाह।
और सायरा शाह हलीम से मैंने बातचीत की थी, वो बातचीत आप मेरे यूट्यूब स्टेशन पर देख सकते हैं, स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। तो इंटरेस्टिंग निश्चित रूप से सीपीएम की कोशिश है। 2022 में इनफैक्ट जब पोल्स हुए थे, री इलेक्शंस हुए थे, उसमें सायरा शाह हलीम की वजह से सीपीएम का वोट शेयर उस सीट पर 5% से 30% हुआ था। बाबुल सुप्रियो से वो हार गई थी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ग्राफ देखने को मिला था सीपीएम की वोट शेयर रिवाइवल का। तो सीपीएम को उम्मीदें जरूर हैं। आखिरी पॉइंट मैं पंजाब पर आऊंगी, क्योंकि मैं अभी पंजाब से ही लौटी हूं। मैं शंभू बॉर्डर भी गई थी वापस से, जहां अभी भी कम से कम 4000 किसान बैठे हुए हैं 45-46 डिग्री के इस तपते हुए तापमान में। कुछ 1800 ट्रॉली ट्रैक्टर्स अभी भी वहां जमे हैं। जी। और ये मैं रिकमेंडेशन भी, सॉरी फॉर प्लगिंग इन, आप देख सकते हैं इस बातचीत को, जमीनी रिपोर्ट को ऑन माय स्टेशन। आपको तो याद होना चाहिए, मैं प्लगिंग इन को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल प्लग करना चाहिए। नहीं, वो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो जाते हैं, लेकिन अब मेहनत कर रहे हैं तो लोग ना देखे तो क्या फायदा है उसका। नहीं बिल्कुल। जैसे मूसेवाला की सीट पर गए हम, सिद्धू मूसेवाला का मुद्दा भी अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा है वहां पर पंजाब में। सिद्धू मूसेवाला के परिवार को लग रहा है कि 2 साल में वहां आपकी सरकार से कोई इंसाफ नहीं मिला। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनको तो आपने पकड़ लिया, लेकिन वो तो शूटर किसी और के काम पर, किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो मास्टरमाइंड्स कहाँ हैं? तो सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह से राहुल गांधी उस दिन जाकर मिले थे लुधियाना में। एक बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट जो है सिद्धू मूसेवाला का उनकी स्टेज पर था, और बलकौर सिंह ने कहा है कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला भी 2022 में लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, हार गए थे वो काफी वोट मार्जिन से। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को लेकर इस वक्त काफी एंटी इनकम्बेंसी है। 2 सीटें जो बहुत दिलचस्प हैं, अमृतपाल जो कि जेल के पीछे हैं, प्रो खालिस्तानी हैं, और जिनको बीजेपी के स्टूज के तौर पर भी देखा जाता है कि बीजेपी ने उनको पॉपअप किया है। खंडूर साहिब की सीट, खडूर साहिब में वो जीतेंगे, वो आप मानकर चलिए, वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। और उसमें जो एक बात लोग कह रहे हैं कि चिट्टो ड्रग्स का मसला इतना बड़ा है कि उस पर पॉलिटिशियंस कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। somebody with a strong Sikh religious identity like अमृतपाल, वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उसके लिए उन पर सिंपैथी है। अच्छा। और दूसरी सीट फरीदकोट, जिसमें बेअंत सिंह जो कि इंदिरा गांधी के पूर्व किलर थे, उनके बेटे सरबजीत, उनकी भी पोजीशन काफी स्ट्रांग चल रही है, उनके बिहाफ पे हाफ। तो अगर वो जीतते हैं, मुझे लगता है कि ये सीटें आने वाले दिनों में काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी इवन फॉर आम आदमी पार्टी की सरकार, इफ देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ अ स्ट्रांग सेंटिमेंट ऑफ प्रो सिख सेंटिमेंट्स। जी। अब तो देखिए, मैं विकास के पास आऊँ तो हमारे ऑनलाइन दोनों मेहमानों को जाना है, उन्होंने 12:15 तक का ही समय दिया था। तो तमल, आप अगर इस विषय पर कुछ और जोड़ना चाहें ओवरऑल चुनाव पे, अब चुनावी यात्रा एक तरह से वो बैटलफील्ड स्टेट के बारे में था। हाँ, तमल के वो जो सर का क्वेश्चन था कि बंगाल बैटलफील्ड स्टेट लग रहा है। जी देखिए, बंगाल बैटलफील्ड इसीलिए है सर, जैसे मैंने आपको फिगर से समझाया, तो ये बीजेपी का 18 सीट बीजेपी को मिलना, और क्योंकि 2021 के असेंबली इलेक्शन में अब की बार 200 पार कह के वो लोग 77 पे अटक गए थे, लेकिन फिर भी वोट शेयर को इंटैक्ट रखने के बलबूते पे ये उम्मीद उनका है कि शायद वो अपना परफॉर्मेंस पहले से बेटर कर सकते हैं। और ये उम्मीद कहाँ से आ रहा है? उम्मीद 2 जगह से आ रहा है कि 2022-2023 में बैक टू बैक बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के नेता का अरेस्ट होना, चाहे वो पार्थो चैटर्जी का हो एसएससी घोटाले मामले में, जिसका अभी भी छानबीन चल रहा है, और पहली दफा बंगाल के लोगों ने पैसा देखा है, किसी के घर से बरामद होते हुए पैसा देखा है। हालांकि पार्थो चैटर्जी को पार्टी से निकाला गया, पद से हटाया गया, मानिक भट्टाचार्य दूसरा मंत्री जिनको हटाया गया, या फिर जो मिनिस्टर फूड मिनिस्टर ज्योतिप्रिय मल्लिक, उनको दूसरा स्कैम यानी पीडीए स्कैम में अरेस्ट किया गया। इतने सारे लोगों का अरेस्ट होना, और उसी के बलबूते पे बीजेपी ने अपना जो नैरेटिव डीप किया है, आपको देखने से बंगाल में आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है। हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है, उसके अलावा करप्शन का मुद्दा पे पिछले 2 सालों से बैक टू बैक इन्फोर्समेंट और री इन्फोर्समेंट बीजेपी का जो रहा है नैरेटिव से, तो ये उन्होंने एक स्तर क्रिएट किया है जहां पे वो कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस इज करप्ट, और वो एंटी करप्शन ड्राइव के खाते में बीजेपी का उम्मीद है कि वो अपना आंकड़ा को फिर से बेटर कर पाएंगे। देखिए, आपको ये चीज मानना पड़ेगा, अगर ईस्ट की अगर बात करें, बिहार चलो सरकार में अभी बीजेपी आ गए है, उड़ीसा और बंगाल जहां की बात करें, यहाँ पे बीजेपी का सरकार, बीजेपी आज तक पश्चिम बंगाल में कभी सरकार में आए नहीं है, और बीजेपी को अगर कोई ऑपोजिशन ईस्ट से मिल रहा है वो 2 स्टेट है, एक है बंगाल, दूसरा है उड़ीसा। इसीलिए ये 2 स्टेट बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल। अब ये डबल इंजन के सरकार में अगर एक सरकार को वो लोग कंट्रोल कर पाए, तो आगे में
दिक्कतें कम होगी। इसीलिए सर जो कह रहे हैं कि बैटलफील्ड पश्चिम बंगाल 2016 में था, 2019 में था, 2021 में था और 2024 में है। और जितने सारे आप माहौल आसपास देख रहे हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए, अगर मेरा अनुमान सही है, दोनों पार्टी सिर्फ 2024 के लिए नहीं 2026 असेंबली के लिए काम शुरू कर दिया है। बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स पावर में है। एंटी इनकम्बेंट होना जाहिर सी बात है, और उस एंटी इनकम्बेंसी को कौन ज्यादा कैपिटलाइज कर पाएगा, इसी में अभी लड़ाई। तो ये चुनाव 2024 लोकसभा इलेक्शन का चुनाव तो है, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी, जो जिनको माना जाता है नेक्स्ट जनरेशन इन तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी से बेटन संभालेंगे, यही चर्चा में है। जिस तरीके से अग्रेसिवली उन्होंने कैंपेन किया, ये साफ है कि 2026 का प्रिपरेशन अभिषेक बैनर्जी ने शुरू कर दिया है, ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया है, तृणमूल कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी शुरू कर दिया है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तृणमूल के घराने से जाके सबको पीछे छोड़ के बीजेपी में आज के तारीख में सबसे महत्वपूर्ण लीडर है पश्चिम बंगाल में। आप डॉक्टर सुकांत मजूमदार की बात करें जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उनको पीछे छोड़ना, या फिर दिलीप घोष को पीछे छोड़ना, या फिर राहुल सिन्हा को पीछे छोड़ना, या फिर तथागत रॉय को पीछे छोड़ना, अभी शुभेंदु अधिकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है टू प्रूव हिज मेटल कि बीजेपी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और ये भरोसे पे मुझे उतरना है। तो 2026 का प्रिपरेशन चल रहा है मेरे हिसाब से। विधानसभा चुनावों का मतलब तैयारी तो शुरू हो ही चुकी है। एकदम विधानसभा का प्रिपरेशन शुरू हो गया है। लोकसभा इलेक्शन का आपने जैसे कहा ये खत्म हो गया, लेकिन जिस तरीके से फाइट हम लोगों ने ग्राउंड में देखा, लग रहा था कि बंगाल की इलेक्शन। अच्छा, आप काकद्वीप में प्रधानमंत्री पहुंच गए, काकद्वीप साउथ 24 परगनास में। अभी उस जगह पे प्रधानमंत्री पहुंच गए, जादवपुर में चले गए, नॉर्थ कोलकाता में रोड शो कर लिए, बारासात में उनका पब्लिक मीटिंग हो गया, बशीरहाट में उनका पब्लिक मीटिंग हुआ है। ऐसा कोई जगह नहीं है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल में जलपाईगुड़ी में मीटिंग हुआ है। और उसी तरह हर जगह पे जहाँ पे प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ है, आइदर उसके आगे या फिर तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस का भी हुआ है। तो ये लेवल का जो टक्कर है, लग रहा था कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन हो रहा है, तो वो मैन टू मैन मार्किंग जैसा लग रहा है। तो हमारे साथ मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं कि आपको जाना है, तो हाँ। इससे पहले आप जाएं, हमारे श्रोताओं के लिए कुछ रिकमेंडेशन। देखिए, पहली बात तो जो है, जो मैं न्यूज लॉन्ड्री से बहुत प्रेरित हूँ। मुझे लगता है जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, बहुत कुछ सीखने को है। और चाहे वो श्रीनिवासन सर का नया जो सीरीज निकला है, या फिर न्यूज के ऊपर न्यूसेंस जो वाला एपिसोड है, मैं देख के बहुत कुछ सीखता हूँ। द वे यू टेक ऑन अथॉरिटी, द वे यू ब्रिंग आउट रियल इश्यूज। और आपके प्लेटफॉर्म में आके बस इतना ही कह सकते हैं, स्मिता के तरह लड़ाई कर रहे हैं हम लोग, और एक जगह छोड़ के खुद से कुछ खड़ा करना इतना आसान है नहीं। तो जो हमारे इस लड़ाई से सहमत है, उनसे निवेदन है कि एक बार आके मेरा प्लेटफॉर्म देखिए, जिसका नाम है NTT, फुल फॉर्म है न्यूज द ट्रूथ। और उस प्लेटफॉर्म में आके आपको हाल ही में कल रात को जो स्टोरी मैंने पब्लिश किया है, वो स्टोरी को देखिएगा, जहाँ पे जो स्मिता भी कह रही थी कि पश्चिम बंगाल की जो टेक्टोनिक शिफ्ट लोगों के नजर में आ रहा है, उसी शिफ्ट को मैंने कैप्चर किया प्रधानमंत्री के रैली में, जहाँ पे लोगों से बात करके मुझे समझ में आया कि जिन लोगों से मैंने बात की वो कन्विंस्ड है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भगवान है, प्रधानमंत्री भगवान है। आप वो स्टोरी प्लीज देखिएगा। किसी को लग रहा है वो सटायर है, किसी को लग रहा है कि एक नया खुलासा हो रहा है पश्चिम बंगाल में जो कभी पहले दिखा नहीं। कोई एक इंसान, मैं आपको छोटा सा झलक बताओ, एक इंसान कूच बिहार से आया कलकत्ता में उनका रोड शो देखने, और मैंने उनको पूछा कि आप करते क्या है, तो बोला मैं बेरोजगार हूँ। मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं मोदी जी का भक्त हूँ और मेरे लिए मोदी जी भगवान। तो देखिए, अशिक्षा यही होती है। बट आपका शार्दुल, मैं लोगों को, दर्शकों को बोल दूं कि तमाल के NTT में आपको बहुत सारी दिलचस्प रिपोर्ट्स मिलेंगी, जिसमें संदेश खली से भी इन्होंने काफी एक्सीलेंट ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। और महुआ मोइत्रा को भी खास दिक्कत में डाल दिया था ये पूछकर कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। तो वो आप बिल्कुल मिस ना करें कि एग्स था या कुछ और था,
इसकी श्रेय जो है वो तमल को जाती है। और जो जरूरी बात है, मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। भले वो तमल हो, वो न्यूज लॉन्ड्री हो, वो रेड माइक हो, वो भी बहुत सेंट्रिस्ट न्यूज प्लेटफॉर्म है। और बिना टिटिलेटिंग सेंसेशनल न्यूज आप ग्राउंड पर जाकर जब रिपोर्टिंग करते हैं, सिर्फ स्टूडियो में बैठकर आप चर्चाओं के अलावा, स्टूडियो की चर्चाओं की अपनी वैल्यू है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो बेहद कम है तमाम जगहों पर। उसको प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जहां तक हो सके इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की आप लोग जरूर मदद करें। तो आपका रिकमेंडेशन स्मिता? मैं 2 रिपोर्ट करना चाहूंगी। एक अजाज अशरफ की ना बड़ी इंटरेस्टिंग पीस है ऑन मिड डे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एग्जिट पोल प्रेडिक्शंस, और किस तरीके से जो सैंपल साइजेस हैं या लोगों की अपनी कॉन्फर्मेशन बायसेस हैं उनको वीव इन करके, इसीलिए क्यों रिपोर्टर्स को आंकड़ों को बताने से अपने आप को दूर रखना चाहिए। वो काम आप सेफोलॉजिस्ट पर छोड़ दीजिए। मुझे पता है इट्स वेरी टेम्पटिंग, हम लोग नंबर्स देना चाहते हैं, लेकिन व्हाई इट इज सो प्रिकेरियस, उस पर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और दूसरा, रेड माइक पर सौरभ शुक्ला, क्योंकि वो भी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। झारखंड की बात ज्यादातर मुख्य धारा की मीडिया में नहीं हुई है। उन्होंने रांची में जो ग्राउंड रिपोर्टर्स है, जिनको एक्चुअल फीलिंग है, जो दूर दूर तक जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके झारखंड का पूरा ब्यौरा दिया। क्योंकि झारखंड में हमें याद रखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट के पहले, जहां दिल्ली में इतनी चर्चा हो रही है, हेमंत सोरेन का अरेस्ट हुआ था। तो सीएम के तौर पर उन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद ही उनकी तुरंत अरेस्ट हो जाती है। तो उस रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से जो है इस वक्त सियासी समीकरण बैठ रहे हैं। जस्ट टू ऐड विद स्मिता, आप स्मिता ने झारखंड के जिक्र किया, मुझे बहुत खुशी है कि स्मिता ने झारखंड के जिक्र किया, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम में ये चर्चा में ज्यादातर आते नहीं है। और मैं खुद गया था झारखंड के दौरा में, मैंने 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, 3 रादर मैंने कवर किया। तो उस जगह पे भी एक अंधभक्ति मुझे नजर में आया। और जो ट्राइबल बेल्ट है, उस ट्राइबल बेल्ट में उसका जो स्थिति है, आप अगर देखेंगे तो आप फिर से सोचने में मजबूर हो जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि हमें कोई शौक नहीं है। हम जब स्लम डॉग मिलियनेयर निकला था, तब लोगों ने ये सवाल उठाया था क्यों इंडिया की एक ही तस्वीर फॉरेन मीडिया या फिर फॉरेन फिल्म मेकर्स दिखाता है, जहाँ पे ब्राउन स्किन, अंडर डेवलप्ड, इम्पोवरिशमेंट को दिखाया जाता है। जी। वो तो फॉरेन मीडिया है, हम तो देश के हैं, और हम लोग देश में रह के इसको चर्चा में इसलिए लाने की प्रयास कर रहे हैं क्योंकि we are not fantasizing impoverishment or poverty. We are not celebrating that. We are just trying to show the truth. And ये समझना बहुत जरूरी है कि इस हालात में ट्राइबल लोग रह रहे, कैसे उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला जी। ये प्लीज देखना पड़ेगा। ये सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स एनटीटी में मिलेंगे, आप प्लीज देखिएगा। स्मिता को सपोर्ट कीजिए, हम लोग सबको सपोर्ट कीजिए, बिकॉज हम लोग हैं। नहीं, वो रिकमेंडेशन में आपको वो लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू स्मिता, थैंक यू तमल, थैंक यू। फाइटिंग कोरियन ड्रामा के फैन है हम, फाइटिंग एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। आई एम नॉट वंस अगेन आई एम नॉट। बाय बाय। विकास, इतनी सारी बात आपने सुनी, आप इतनी देर से सुन रहे थे, तो आपके जो भी व्यू हो इन चुनावों पर, इसकी रिपोर्टिंग को आप और हम वो हैं जो बैकग्राउंड में रह के काम करते हैं, तो आप इतनी रिपोर्ट भी एडिट कर रहे थे। और उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, इन सब की बातों में ना मतलब बेचारा कहना सही शब्द नहीं है, चंडीगढ़ की बात किसी ने नहीं की, जबकि वो 2 राज्यों की राजधानी भी है, आपके राज्य की भी और पंजाब की भी। चंडीगढ़ सीट पे आपका क्या कहना है, क्योंकि आपकी राजधानी है, आपको बेहतर पता होगा मुझसे। और बाकी इतनी सारी बात हुई, पूरा आपने साइकिल 7 फेज देखे, हम सब काम भी कर रहे हैं, तो उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप कैसे देख रहे हैं आने वाले 4-5 दिनों को? और फिर चंडीगढ़ पे सर यही है कि इस बार जो है मनीष तिवारी को टिकट मिला है, जो पिछली बार पंजाब में वो एक सीट निकालने में सफल रहे थे जी। तो एक तो वो है, पवन बंसल का टिकट कट गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री थी कांग्रेस की ओर से जी। और दूसरा, कल एक चंडीगढ़ से एक इंटरेस्टिंग वीडियो आया, मनीष तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल रहे थे, तो रितु सिंह वहाँ से जो बीएसपी कैंडिडेट जी, उनको पकड़ लिया और वो मतलब सेंसेशन टाइप मामला हो गया। आमने सामने कन्फ्रंटेशन हो रहा है कि आपकी सरकार थी, आप अब बताइए, आप एमपी बन भी जाएंगे तो अभी क्या करेंगे। तो वो इंटरेस्टिंग वीडियो था चंडीगढ़ के लिहाज से, कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल रहे थे और सामने मीडिया के सामने उनको पकड़ लिया। वाक द्वंद जिसे कहते हैं, हाँ वैसा वाला। और दूसरा ये कि इस फेज में जो है, पिछली बार जब मैं पढ़ रहा था तो 25 सीटें बीजेपी के पास थी, जो जिन पे इलेक्शन अभी हो रहा है, और कांग्रेस के पास जो 8 सीटें थी वो सिर्फ पंजाब से आई थी, चंडीगढ़ हार गए थे, किरण खेर थी बन गई थी। तो इस बार वो इंटरेस्टिंग देखना होगा कि इस बार क्या भाजपा के चांसेस लग रहे हैं। भाजपा के चांसेस चंडीगढ़ के लिहाज से नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि वहाँ मेयर वाला मामला भी हुआ, मामला भी फंसा हुआ था। तो वहाँ किस तरीके से, और दूसरा वहाँ की वहाँ जो लोकल लोग हैं वोटिंग करने वाले, वो उस तरीके से कम है। वहाँ दोनों राज्यों की राजधानी है, तो अलग तरीके का वोटर है वहाँ जी। तो वो एक रीजन, काफी इंस्टीट्यूशनलाइज वोटर है चंडीगढ़ का। वो एक कांग्रेस मेरे ख्याल से ड्राइविंग सीट भी है वहाँ। तो और ओवरऑल इस साइकिल में आप दोनों से पूछना चाहता हूँ सर, आपसे भी और विकास आपसे भी, कि आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने पहले चुनाव भी देखे हैं, लेकिन इस पूरे साइकिल को लेकर अब वो खत्म हो रहा है, आपके 2-3 कुछ जो आपकी चीजें नजर में आई हो, अच्छी बुरी कुछ भी, क्योंकि अभी हमें टर्नओवर फाइनल डेटा तो अभी मिला नहीं है इलेक्शन कमीशन से, तो कितने परसेंटेज महिलाओं ने वोट किया, कम ज़्यादा, वो सब तो बाद में पता चलेगा। बट बेस्ड ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट जो आप कंडक्ट भी करते रहे हैं ना, और हमारे साथी भी गए, व्हाट आर यू, मतलब 1-2 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो आपकी खास तौर से नज़र में आई? जैसे एक का जिक्र तमल ने किया और थोड़ा सा अविकल ने भी किया था कि ये साइकिल आगे बढ़ता जा रहा है, तो गर्मी वाला भयंकर, जब हम गर्मी की बात कर रहे थे। और दूसरा एक बात जो इतने हफ्तों में बार बार आती रही है, कॉमन रही है, कि ये फेज बहुत ज़्यादा है हमारा। हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव का समय बहुत ज़्यादा चलता है, 2-2 महीने तक। तो इनके अलावा या इनसे ही जुड़ी आपको कोई भी बात कहनी हो? चुनावी भाषण है या उसका स्तर इतना नीचे चला गया है। हाँ, इस बार मतलब कि मैं भी कितने सालों से देख रहा हूँ जी, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा पर्सनल अटैक, इतना ज़्यादा रिलीजन, और ऐसी मतलब कि भाषा में इतने जो वर्ड्स इतने खराब यूज, हाँ, इस बार तो सब मान रहे हैं स्तर बहुत गिरा, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पिछली, मतलब कि 10 साल पहले सोनिया गांधी ने क्या बोला या 10 साल पहले राहुल गांधी ने क्या बोला, तो वो अपनी बात भूल जाते हैं अगर हम बोल रहे हैं। तो मतलब कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये जो इतना फियर्सली फाइट जो कर रहे हैं, और साथ में काफ़ी वोटर्स सप्रेशन भी हुआ है, मतलब इस बार ये भी बहुत वोटर्स को अपनी लिस्ट में नाम ही नहीं मिला जी, जबकि उनके पास सब कुछ है, और उसका समाधान क्या हो। तो इसी मामले में एक स्टोरी अभी वायर में वृंदा गोपीनाथ ने की है, जिसमें एक बॉम्बे में एक महिला है, उनका नाम नहीं था वोटर्स लिस्ट में, तो उन्होंने पता किया भी क्यों नहीं है, तो कोई एक आदमी जिसको कोई नहीं जानता, उसने वहाँ पे बोला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इनका नाम रैंडमली वोटर लिस्ट से हटा दिया, तो वहाँ से हटा दिया। तो वो अभी उसको लड़ रही है, वो इतना लड़ रही है कि अगर वो कोर्ट में चली जाए तो हो सकता है कि वहाँ का इलेक्शन ही रद्द हो, क्योंकि आपने मेरा राइट ले लिया जी, राइट टू वोट। लेकिन कितने लोगों के पास इतना टाइम है या इतना वो पैसा फाइट ही नहीं करना चाहता। एक तो वोट में देना है इंटरेस्ट, वो इतनी पॉलिटिकल उदासीनता है कि वोट ही नहीं देने जाते। अगर किसी कारणवश अगर वोट देने चले भी गए तो उसके बाद अगर उनका नाम नहीं है तो उसको फाइट करेंगे नहीं करेंगे समझ में नहीं आता। तो ये 2-4 चीज़ें इस नहीं, पर आपने 2 चीज़ सही बताई इस बार, मतलब आपके जितना तो नहीं, पर मुझे याद है बचपन से जब ये ईवीएम लागू हुई थी और बैलेट पेपर बंद हुए थे, तब मैं था, तो उस समय बैलेट पेपर के बाद से शायद पहली बार ये चुनाव आए हैं अब ईवीएम के बाद, जब इतनी जगहों से या तो इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी है, या जैसे यूपी का या गुजरात का मामला हुआ, मल्टीपल वोटिंग्स कैप्चर करने का, ये फिर से मामले आए हैं। और ईवीएम में मुझे नहीं लगता इतना ईवीएम को टेक्निकली आप इतना चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसमें कुछ है नहीं, मेरा मतलब है कि चुनाव में गड़बड़ियों की खबरें, ये चुनाव में मेरा मतलब है ईवीएम लागू होने के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी जगह से ऐसी गड़बड़ियों की खबर मिली है। जैसे संभल में हमने रिपोर्ट भी किया था, श्रोताओं को भी याद होगा, हमने बात भी की थी। संभल में वो पुलिस ने हड़काया था वहां पे लोगों को। वो दूसरे तरीके की चीजें हैं कि जो ईवीएम तक आदमी पहुंचे ही ना। हाँ, आपके 2-3 जितने भी ऑब्जर्वेशन हो, 4 भी हो तो चलेगा। कुछ तो वही थे जैसे सर ने बताया कि डिस्कोर्स जो है वो बहुत नीचे चला गया है, और प्रधानमंत्री इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी थी कि अलग अलग तरीके, चाहे मतलब ईवीएम अगर आप हैक नहीं कर पा रहे, जो विपक्ष आरोप लगाता है, तो आपने ऐसे तरीके खोज लिए हैं कि ईवीएम तक लोग ना जाएं जी, और ये भी तरीका खोज लिया है कि आपके लोग कैसे भी करके जरूर पहुंच जाएं।
वो तो संगठनात्मक है। हाँ, संगठनात्मक, तो वो भी वो एक था, मगर उसको चूंकि प्रूव नहीं कर सकते और बहुत बहुत सारी चीज़ें, तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रह जाती है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी आज भास्कर में है, तो उसमें ये था कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से ज़्यादा रैली की हैं, जबकि वो तो इलेक्शन भी नहीं लड़ रही, वो हैं भी नहीं कहीं। और मोदी ने करीब 100 से ज़्यादा रैलियाँ की 170 के आसपास, 206 रैलियाँ की हैं मोदी जी ने अकेले। और कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं खड़गे, उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष से ज़्यादा रैली की है, उन्होंने 100 की है। तो ये भी था कि संसाधन जो है और पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है, वो एक चीज़ इस बार बहुत अच्छे से देखने को मिली कि किस तरीके से पूरा इलेक्शन जो है एक तरफा हुआ है कई जगह बहुत। और एक चीज़, जब मैं वोट डालने गया मेरे यहाँ छठे फेज़ में जब हो रहा था, तो मतलब पिछले इलेक्शन में वोट डाला तो मेरे यहाँ एक ही ईवीएम में थी, सिंगल जी, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था। लोग आ रहे थे, उनको पता था कि अब मुझे यहाँ बटन देना है। पिछली बार आम आदमी पार्टी नहीं थी इलेक्शन में, तो सीधी फाइट थी, तो पता था। इस बार 2 ईवीएम थी और लोग कन्फ्यूज थे आधे से ज़्यादा कि कौन से पे बटन दबाना है, और आधे तो उनको यही नहीं पता लग पा रहा था कि ये 2 ईवीएम क्यों रखी हैं। अच्छा, तो हाँ, अब इसमें क्या कहा जाए, सबका राइट है लड़ने का, लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये जानबूझ कर किया गया है, और ये बहुत जगह हुआ है। नहीं, आप देखेंगे कि जो वीआईपी सीट्स हैं, हाँ, और जैसे गुजरात सूरत वाली तो एक तरफा निकल गई। 21 अगर अप्लाई किया तो उनको या तो हमने देखा है अमित शाह जहाँ से लड़े हैं उस सीट पे कुछ लोगों ने कहा है कि भाई हमें काफी बुली किया गया, बुली कर गया, और तो वो 14 से कम रखे ताकि एक ही ईवीएम मशीन हो। हाँ, और ऐसे ही बनारस में देखेंगे 21 लोगों ने बनारस से भी काफी रिजेक्ट हुआ था, वो एक कॉमेडियन बहुत आया था, सिर्फ 7 रहे इन दी एंड, तो एक ही ईवीएम, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन इसमें मुझे ध्यान है कि इसमें छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सीएम थे कांग्रेस के, भूपेश बघेल जी, उनका बयान आया था, शायद वहां से आइडिया चोरी हो गया कि हम इतने कैंडिडेट खड़ी कर देंगे कि 2 से 4 ईवीएम हो जाए। तो ये हमेशा से चुनाव में रहा है, एक नाम के बहुत कैंडिडेट लोग खड़े करते हैं जिससे कि वोट बढ़ जाए, लोग कंफ्यूज हो जाए। हाँ, अगर देखिए, अगर अगली बार ईवीएम की ऐसी मशीन इजाद की जाए जिसमें 50 कैंडिडेट का नाम आ सके, वो तो टैली है कहाँ कितने हो। पर एक चीज मुझे याद आई आप लोगों की बात से, और उस पर आप भी कुछ बोलना चाहें। पहली बार मेरी याद में, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे ठीक कर दीजिएगा, पहली बार मैंने देखा लोकसभा चुनाव में 2 सीट निर्विरोध गई, जहां कैंडिडेट नहीं बचे। दूसरी, ये भी एक नया टैक्टिक है, ये पहली बार देखने को मिला। दूसरी पार्टी के कैंडिडेट, सबके उम्मीदवार आपने गोल कर दिए, तो आपका कैंडिडेट बिना लड़ाई जीत गया। इंदौर में ऐसा हुआ और सूरत में ऐसा हुआ। सूरत में तो इसलिए 542 सीटों पे, नहीं इंदौर वाला तो शायद नहीं है बचा, 542 सीटों पे हो रहे हैं, सूरत ही इसमें शामिल है। मेरे ख्याल से इंदौर में भी हुआ था, पर सूरत में तो पक्का हुआ, सूरत का तो कि वो निर्विवाद जीत गए। तो ये भी एक नया टैक्टिक है सत्ता पक्ष का। और दूसरी चीज़ कि जो लंबे समय से बातचीत रही है, जो मुझे याद है पहले भी हफ्ता पे वो बात हुई थी जब मैं सुना करता था, कि ये स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, जो ADR का एक इशू है, कि इस चुनावी खर्चे में पार्टियों वाले पे, क्योंकि कोई रोकथाम नहीं है, कैंडिडेट के पे है, इस रूल को बदला जाना चाहिए। क्योंकि अगर पार्टी निर्विरोध कर रही है तो फिर क्या किया जाए। बट ये सबकी चर्चा थी। बाकी है जैसा हमने बताया आपको सूचनाओं में कि गिनती के दिन यहाँ पर न्यूज़ लॉन्ड्री और बाकी और संस्थाएं सब आपका चुनाव का आपको अपडेट देंगी, उस पर बातचीत रहेंगी, वो देखिएगा। और ADR से सर याद आया, ADR सुप्रीम कोर्ट भी गए थे ना, शायद सुप्रीम कोर्ट जो गए थे कई वजहों से। हाँ, सुप्रीम कोर्ट लेकिन कल जस्टिस KM जोसेफ कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को पूरा ग्रिल करना चाहिए, पूरा उनको टाइट रहना चाहिए इन मामलों पे, कि वोट की अपील ना हो धर्म के नाम पे और बाकी सब चीज़ों के। नहीं, अभी क्या है, वो 2 तरीके से, जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे तब ये मामले डिस्कस होंगे, क्योंकि जब तक चुनाव चलते रहते हैं तो चुनाव आयोग का वर्ड इज द लॉ फाइनल। उसमें ये हमने शायद पिछले किसी और बात भी किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ज़्यादा इंटरफेरेंस वो ठीक नहीं है, और फिर वो अंतर्गत लड़ाई फिर वही चलती रह जाएगी, नहीं तो लटक जाएगा। अब यहाँ पे चर्चा को विराम देते हैं, और मैं अपने साथियों से रिकमेंडेशन लूँ उससे पहले हमारे पास इस हफ्ते भी सब्सक्राइबर से 2 लेटर हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। तो पहला पत्र हमारे पास आया है वत्सल का, और वत्सल लिखते हैं, हाय टीम, recently there has been a lot of chatter around alleged tampering with the voters in the electoral rolls. Ravish Kumar too did a report quoting from an investigative research that spoke about reduced number of eligible voters in about 100 constituencies. Is there any concrete evidence around this piece of news? Also, really liked the coverage around Uttarakhand forest fires. Thank you, Vatsal. Please keep up the good work. Happy to pay
टू कीप द न्यूज़ फ्री। धन्यवाद वत्सल, आप चर्चा को सुनते हैं, आपने हमें पत्र लिखा और ईमानदार और स्वतंत्र पत्रकारिता का, न्यूज़ लॉन्ड्री का समर्थन देने के लिए। तो मैं चाहूँगा रमन सर उस पर कुछ बोलना चाहें कि रवीश ने जो वो बात कही थी और जो आपने जिक्र भी किया, रिड्यूस नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। इसमें ऐसा है कि मतलब कि कुछ कई मामले आए हैं, जैसा आपने भी एक जिक्र किया इलेक्टोरल और सोशल मीडिया में भी कई लोगों ने लिखा है और दिखाया है कि ये मेरा कार्ड है जी, और देखिए इस कार्ड है और मैं वोट नहीं दे पाए या दे पाया क्योंकि मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से गायब हो गया, मिसिंग था। तो इसको हम इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इसको प्रूव किया जा सकता है। काफी लेंदी प्रोसेस है, देखते हैं जी। दूसरा जो फॉरेस्ट फायर के लिए आपने कहा, वन सेकेंड, धन्यवाद वत्सल। मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, इतने वोटर हैं, देयर माइट बी अ गुड चांस, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैलाफाइड इंटेंशन से ही हो, ह्यूमन एरर भी तो एक चीज़ होती है ना। जैसे बचपन में मुझे याद है इलेक्टोरल रोल्स जब आते थे तो वो चेक करते थे लोग, जो सरकारी जिन्हें वो काम मिला होता था वो घर घर जाके चेक करते थे, तो कई बार नाम मिस हो जाते थे लोगों से। इसमें ये था कि अब इसमें ना वर्कर्स का भी है, अब इसमें नुकसान तो ऑपोजिशन का ही होगा, हाँ, क्योंकि बीजेपी की जो मशीनरी है वो अपने इलेक्टोरल रोल संभालेगी, तो वो अपने इलेक्टोरल रोल से पहले से अपने अपने एरिया में देखती कि किसके वोट्स, इवन पन्ना प्रमुख तक मतलब वो चले गए हैं, इतना माइन्यूटली जाते हैं। तो यहाँ तो इनका और ये ऑपोजिशन को नुकसान है इसमें, क्योंकि उन्होंने वो उसको देखा ही नहीं। हाँ, तो उनके पास मतलब वो कार्डर ही नहीं है कई बार। इसमें मैं ये कहता था सर कि इसमें जैसे एक तो पहलू सर ने बताया जिसका मैं जिक्र करने वाला था, तो एक इसमें पहलू ये है कि कई बार ये हुआ है हमारे लोकल इलेक्शन में भी कि अगर आप मान लो 1, 2, 3 बार लगातार वोट नहीं डाल रहे, तो नेक्स्ट टाइम वो मान के चलते हैं कि आप है नहीं, अब कॉन्स्टिट्यूंसी में है नहीं, आप कहीं भी हैं या नहीं है, भगवान को प्यारे हो गए, भगवान जो भी मतलब रीज़न वो मान सकते हैं। और जैसे चूंकि मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, अब ठीक है मेरा परिवार है, अगर मेरा परिवार भी यहाँ रह रहा होता तो आज शायद मेरा वोट ना होता वहाँ। हाँ, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, वो भी मतलब उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। एक पता नहीं, अब एक इलेक्शन कमीशन में ये एक होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, एक बात डिसाइड होनी चाहिए कि भाई जो 2 या 3 बार से ज़्यादा वोट नहीं देगा उसका वोट ऑटोमेटिकली स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा। फिर आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा, आप ट्रांसपेरेंसी रखिए। वो शायद ऑलरेडी है जहाँ तक मुझे अगर ध्यान है, तो इस वजह से शायद वोट करता है, क्योंकि ये हमारे वहाँ लोकल उसमें इलेक्शन में हुआ था, MC के इलेक्शन में, म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन में, कि बहुत लोगों के वोट थे लेकिन कट गए। अच्छा, इसमें एक दूसरा एक वो भी पॉलिटिकल विल तो रहती ही है, कई अगर बीजेपी वाला कोई बना हुआ तो वो जानबूझ के भी कटवा देता है। मान लो जैसे मैंने भी बताया कि मैं यहाँ हूँ, फैमिली यहाँ है, पीछे से कोई आया तो वो कहेगा कि नहीं यहाँ तो है ही नहीं, ये तो चले गए, अभी आएंगे नहीं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसमें, सिर्फ एक उसमें वो मैलाफाइड इंटेंशन भी हो सकती है, ह्यूमन एरर भी हो सकती है। दूसरा पत्र पढ़ देते हैं। विशाल लिखते हैं कि इस हफ्ते पुणे की घटना पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन घटना के बाद प्रशासन ने जिस प्रकार धड़ल्ले से कार्रवाई शुरू की वो भाजपा शासित राज्यों में दिए जा रहे बुलडोजर जस्टिस की याद दिलाती है। नहीं विशाल, पबों के निर्माण को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। लगता नहीं कि कार्रवाई से पहले उचित प्रक्रिया के तहत मालिकों को नोटिस भी दिया होगा। फिर वहां पर काम कर रहे लोगों के रोजगार का प्रश्न भी है, उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। तो इससे पहले प्रशासन क्या सोया हुआ था? ठाणे जिले में भी डोंबिवली में फैक्ट्री में विस्फोट से कई जानें गईं, उसके बाद मालिकों को खलनायक की तरह गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की कोई खबर नहीं आती। तो नौकरशाह और मंत्री हमेशा जिम्मेदारी से बच निकल जाते हैं। रिगार्ड्स। आपके पत्र के लिए धन्यवाद विशाल। तो मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मैं आपकी उस बात से सहमत हूं कि इस जो हमने बात की थी विस्तार से पिछले हफ्ते कि जो सिस्टम है, जो नेताओं और पुलिस का जो जहाँ से करप्शन की शुरुआत होती है और ये प्रशासन जहाँ लोगों से रिश्वत लेके नज़रअंदाज करता है, जिसका उदाहरण इस समय वो भी मिला, आग जहाँ लगी जो हमने सुर्खियों में बताया था, वो लोग उतनी सज़ा नहीं पाते जितने इन संस्थानों के मालिक पाते हैं। बट इससे ये आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता कि आप जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको ना रोका जाए। ये दोनों बातें एक सी नहीं हैं भाई, क्योंकि पूंजीपति लोग पूंजी कहीं ज़्यादा कमाते हैं उस रिश्वत के बल पे। तो
इसमें और किसी को कुछ कहना हो तो वो भी। दूसरा, बुलडोजर जस्टिस की याद इसलिए नहीं दिलाती क्योंकि पुणे में मेरे दोस्त भी हैं, वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, बार इंडस्ट्री में काम भी करते हैं, उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा कि एक्शन लिया जा रहा है। पर ये सब मानते हैं कि 99% रेस्टोरेंट, बार्स, पब्स नियमों का उल्लंघन करके और किसी ना किसी तरीके से पैसे खिलाकर ही चल रहे थे, तो उन्हें आप बेगुनाह नहीं कह सकते। और कई बार लोगों को लगता है बहुत इनकन्वीनियंट है कि भाई आप पबों को बंद क्यों कर रहे हैं। भाई आप रूल फिर लेजिस्लेट करवा लीजिए ना। लेकिन अगर लेजिस्लेटेड रूल ये है महाराष्ट्र में 25 साल से कम उम्र में दारू नहीं देनी और शराब रात के 12 बजे के बाद नहीं बिकेगी, तो फिर आप नहीं चला सकते रात के 3 बजे तक पब। उसमें अपडेट तो आ भी गई थी, विकास पिछले हफ्ते थे, हमने मैं थोड़ा गर्म भी हो गया था पिछले हफ्ते। उस केस में खैर बहुत सारी नई रिविलेशन हो रही हैं। तो आप देखिए किस तरह पे किस पे लोग मिले हुए हैं। मदर जो है सैंपल देने पहुंच गई, तो वो भी एक वो सैंपल फेंक दिया था, डॉक्टर पकड़ लिया है। तो एक तो वो एस्पेक्ट है बिल्कुल पूरा अलग। और दूसरा जो जैसे कार्रवाई की बात की ना कि कैसे, तो जो अभी आग लगी दिल्ली में जिसमें बच्चों की भी मौत हुई और राजकोट वाली भी आग भी लगी, तो भास्कर ने आज इन्वेस्टिगेशन की कि पिछले 2.5 साल में करीब 1100 जाने गई हैं, 1200 के करीब जाने गई हैं, 1170 जान गई हैं ऐसे ही हादसों में, आग वाले में। हाँ, आग वालों में, और जिनमें वो ऑडिट नहीं हुआ इमारतों का कि आपका आग का है कि नहीं, प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं। तो सिर्फ ऑडिट की कमी, अगर आप ऑडिट होता तो शायद वो हादसे बच जाते। तो वो भी एक है कि प्रशासन भी अपने तरीके से काम करता है, और फिर जब वो हो जाती है तो सबको फिर जवाबदेही देनी है ऊपर से नीचे तक। तो सब अपनी मतलब कहीं तो बचाने के लिए अपने आप को वहीं आ जाती है। और चर्चा के सारे श्रोता जानते हैं, मतलब मेरा पेट पीव है हर चीज़ पे कहने का, जब तक लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म नहीं होंगे, पुलिस रिफॉर्म इंडिया में, भारत में, तब तक ये नहीं सुधरेगा, क्योंकि नेताओं के हाथ में वो रहेगा, वो उसे मोल्ड करते रहेंगे। बिल्कुल। तो हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सर, आपके रिकमेंडेशन श्रोताओं के लिए, जो भी 1, 2, 3 जितने भी। 2, 3 ओके। एक तो बसंत की कहानियाँ। बसंत गया था इलेक्शन कवर करने, पहले गुजरात गया था, गुजरात का छोड़ दीजिए, अभी रिसेंटली वो गया है हरियाणा और पंजाब में। उसने 3-4 सबका सब लिंक दे दीजिएगा। जी, बहुत अच्छी स्टोरीज की हैं उसने, वीडियो स्टोरीज की हैं, चाहे वो पहलवान का जो इशू था, महिला पहलवानों का इशू था, या फिर अग्निवीर का इशू था, और किसानों का जो वो 100 दिन हो गए उनको बैठे हुए उसका, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो एक तो उनकी सारी स्टोरी खडूर साहिब से भी है, वो जो कल गई थी। हाँ, और दूसरा स्टोरी ये कल एक बहुत ही मतलब कि इट वाज अ बॉटम स्प्रेड एंकर स्टोरी, बड़ी लाइट हल्की स्टोरी, लेकिन इसमें आप देखिएगा कि कैसे एक जगह तो सेलिब्रेशन होता है और एक जगह क्या हुआ। इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी कल आई, वो एंकर स्टोरी थी, जिसमें हापुड़ बहुत पास में है यहाँ पे, हापुड़ में एक शादी हुई और शादी में लड़का वेलकम टू यूपी हाथ डाला वेलकम टू यूपी, हाथ डालते ही लड़के ने उसके माथा चूम लिया जी। तो वो किस उस पे झगड़ा हो गया, क्या झगड़ा हुआ और शादी रद्द हो गई। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को जानते थे तो लड़के भाग गए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ऐसा चीजें भी होती है हमारे कंट्री में। तो यही तो एक चीज है जो जिंदा रखे हिंदुस्तान को, इश्क। और तीसरा एक सीरीज आई है इंडियन स्कूल्स, जो यूनिक है, जिसमें हमारे गुरु जिसके ऊपर प्रतीक ने स्टोरी की थी। अच्छा, सदगुरु की भी स्कूल है। तो लेकिन एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वो पॉपुलर स्कूल्स नहीं है वहाँ पे, कुछ इसी टाइप सदगुरु का स्कूल या कुछ, तो वो एक सीरीज आई है, मेरे ख्याल से देखना बनता है जी। डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा। किस पे? हॉटस्टार। आपके तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है सर। लॉ एंड ऑर्डर के नाम से ही एक सीरीज है छोटी सी, नेटफ्लिक्स पे। कौन सी? नेटफ्लिक्स पे लॉ एंड ऑर्डर ही है नाम। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत सारे हैं, कौन सा वाला? हाँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है। और उसमें इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है कि कानून कैसे काम करता है, और अगर कानून सही से मान लो डिफाइन हो, तभी जैसे हम बार बार कहते हैं कि कानूनों में सुधार होना चाहिए,
उसके बावजूद भी किस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं और किस तरीके से लोग विक्टिम भी हो सकते हैं और एट द सेम टाइम वो लॉ एंड ऑर्डर की SIU फोकसेस ऑन स्पेशल विक्टिम यूनिट, जहाँ पे जैसे महिला विक्टिम है और सेक्सुअल ऑफेंसेस भी हैं खास तौर पे वो SIU उस पे फोकस वाला है। उसके बहुत सारे हैं, मैं पहले बहुत देखता था। अच्छा हाँ, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो। और उसके अलावा तो मतलब न्यूज़ लॉन्ड्री तो रिकमेंडेशन है ही। इसके अलावा एक गीत मुगल आजम का, कौन सा? तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, वो मैंने कल सुना तो बड़ा प्यारा लगा था। अच्छा, तो मेरे रिकमेंडेशन इस बार 3 है। एक उनमें से एक ऐसा जो मैं पिछले हफ्ते देना भूल गया था, वो पिछले हफ्ते ज़्यादा प्रासंगिक था। तो पहला तो मेरा रिकमेंडेशन है फॉल आउट सीरीज़, अमेज़ॉन पर आई थी पिछले महीने, मैंने अभी देखी। तो फॉल आउट एक गेमिंग फ्रेंचाइज है और वो काफ़ी सारे गेम उसमें आ चुके हैं बेथेस्दा की। लेकिन मैं ये सीरीज़ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि एक ये धारणा बन गई थी कि वीडियो गेम से अच्छा कंटेंट नहीं बन पाता टीवी या मूवीज़ के लिए। लेकिन लास्ट ऑफ अस और उसके बाद ये आप देखें कि जिसको वो मीडियम समझ आता है, जब वो बनाता है तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंगेजिंग मीडियम्स। तो फॉल आउट 8 एपिसोड की सीरीज़ है, वो देखिए। दूसरा जो पिछले हफ्ते वाला रिकमेंडेशन था, या मैं दूसरा देता हूँ कि BBC की एक रिपोर्ट आई थी इसी हफ्ते कि जो गर्मी पड़नी शुरू हुई थी, जब ये शुरुआत हुई थी करीब 1.5 महीना पहले, तो ये अनचार्टेड टेरिटरी कैसे है क्लाइमेट चेंज में, जो इतनी ज़्यादा गर्मी पूरी दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग समय पर पड़ रही है। तो इट्स क्लाइमेट चेंज अनचार्टेड टेरिटरी फियर्स आफ्टर रिकॉर्ड हॉट मार्च जब खत्म हुआ था तब आई थी, पर ये अभी प्रासंगिक है क्योंकि यहाँ हीट वेव चल रही है। और आखिरी जो मैं पिछले हफ्ते देना भूल गया था, वो जाने भी दो यारों। आम पब्लिक की जान किसी कीमत की नहीं है इन बिल्डर्स और नेताओं के लिए। उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हिंदुस्तान में, और वो टाइमलेस मूवी है जाने भी दो यारों। वो देखिए आप, आपको समझ आएगा कि हमारी आपकी जान की इन लोगों की नज़र में कोई कीमत नहीं। और वो आज बनेगी भी नहीं सर, वो हाँ तो आज तो बनने भी नहीं देंगे। सीन है कि ये क्या हो रहा है बेटा दुर्योधन, तो वो नहीं हो पाएगा आज। तो रमन सर, विकास और हमारे साथ जुड़े स्मिता और अविकल, तमल, इन सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।